तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे छोटे बड़े साथ वाले भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो एग्ज़ाम हैं कुछ भाइयों के हो गए हैं, कुछ के मिड टर्म एग्ज़ाम हो गए, फाइनल एग्ज़ाम अब लगने हैं, और जिनके हो गए हैं नहीं हुए हैं, ये क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एग्रीकल्चर की अपन कह सकते हैं मदर, जिसको कह सकते हैं आधारभूत, वो वाला पार्ट है ये। और आज एक क्लास में सारा खत्म करेंगे तो हो सकता है क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि सिलेबस भी आपका लेंथी है। 39 या 42 के समथिंग टॉपिक्स है, पर एवरेज वो अकॉर्डिंग टू क्लास शेड्यूल के है। इतने जो टॉपिक दिए हुए ना 39 42। वैसे अगर देखते हैं ना तो एग्रोनॉमी में पूरे ही फंडामेंटल में जो आपके टॉपिक है ना वो 8 से 10 टॉपिक है, और वो पूरे 8 से 10 यहाँ के यहीं खत्म करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम खराब किए हुए। माँ शारदा को वंदन करते हैं, और माँ शारदा से प्रार्थना करता हूँ, मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि इन मेरे छोटे भाई बहनों को सद्बुद्धि दें, और कहीं अच्छा इनका माइंडसेट करें, ये अच्छा पढ़े और अच्छा करें ज़िंदगी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। स्किप वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। उससे पहले नोट्स की बहुत डिमांड रहती है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस क्यूआर को स्कैन कर लेना। वो इसलिए जो फार्मर्स लव का हमने चैनल बनाया ना टेलीग्राम पे, उस पर आप पहुंच जाओगे, और जो भी क्लास होगी ना उसके ऐसे कैसे नोट्स उसमें आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। उसके अलावा भी आपके जो 5 साल के पुराने पेपर हैं, पेपरों के सॉल्यूशन हैं, और गेस्ट पेपर है, सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी इंग्लिश के नोट्स हैं, वो भी एक जगह आपको मिल जाएगी। कोई भी क्लास लगी उसका पीडीएफ हाथ के हाथ उधर आपको मिल जाएगा, तो वो यहाँ से स्कैन कर लें, या इस लिंक से भी वो जा सकता है। पर अभी फ़िलहाल इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम पे चले जाओ। अब बात करते हैं भाई, ये आपका सिलेबस है। अब मैं बता दूं, कुछ मेरे पास कमेंट्स रहते हैं कि भैया उस यूनिवर्सिटी के लिए, फलाना यूनिवर्सिटी के लिए, तो बता दूं सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम सिलेबस है। टॉपिक ऊपर नीचे होते हैं, सिलेबस वही रहता है हमेशा। ठीक है, तो वैसे अगर सिलेबस की बात करें तो आपको दिख रहा होगा ये 1 से लेके 48 टॉपिक दिख रहे हैं ये सारे। ठीक है, 48 टॉपिक तक आपको दिख रहे हैं ये सारे। पर देखे ना, अगर एग्रोनॉमी को पढ़ना है ना अपने को, 48 टॉपिक नहीं है रियल में। ये रियल में क्या है वो चीज़ मैं बताता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ, बड़ी क्लास है, मैं कोई भी, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो मैं इस तरीके से बताना चाहूँगा चीज़ें। थोड़ा सा टाइम जरूर ले सकता हूँ, पर डाउट नहीं रहे हैं आपके। ये देखो यहाँ पे ये यहाँ से न्यूट्रिएंट्स वाला आ गया, ये 11 से लेके और 16 तक ये न्यूट्रिएंट्स और खाद उर्वरक वाला हो गया। फिर ये सिंचाई का यहाँ से लेके यहाँ तक सिंचाई का हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक स्प्रिंकलर, वाटर यूज इफिशिएंसी, इरिगेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यहाँ तक 28 तक। तो ये एक हो गया, ये 2 हो गया। वैसे इसने पूरे 10 टॉपिक कवर कर लिए, बाकी टॉपिक एक ही था, कौन सा, इरिगेशन। वैसे ही नीचे है ऐसे आपका वीड वाला टॉपिक है, ये देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक पूरा वीड का ही है। तो ऐसे करके 10 टॉपिक हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, ये वाली चीज़ें हैं आपकी, और ये इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, चाहे क्लास कितनी भी बड़ी हो जाए। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे बड़े पढ़ेंगे अपन एग्रीकल्चर, कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। और इस टॉपिक में से आपका पहला और दूसरा टॉपिक है क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं पहले बताऊंगा, इसके बाद में 5 साल के पेपर भी करेंगे अपन। एग्रीकल्चर वाला जो है, इसमें से क्वेश्चन ऐसा आता है कि कृषि या एग्रीकल्चर का भारत के अंदर इन फ्यूचर क्या स्कोप हो सकता है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। यहाँ से एक ही चीज़ आती है। छोटे क्वेश्चन में आता है तो इसकी डेफिनेशन पूछेगा। बात करते हैं सेकेंड टॉपिक एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के बारे में आपको क्या पूछेगा, एग्रोनॉमी का स्कोप और इम्पोर्टेंस, और इस वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। बड़े 5 नंबर के में आता है तो पूछता है कि एग्रोनॉमी का क्या महत्ता है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसकी ज़रूरत क्यों है, किस हिसाब से अपने देश में इसकी क्या क्या संभावनाएं आपको दिख रही है, ऐसे क्वेश्चन आता है। फिर बात करते हैं बीज वाला। बीज से छोटे क्वेश्चन में सीधा सा आ जाता है इसकी डेफिनेशन। बड़ा क्वेश्चन आता है तो बीजों के प्रकार आपको पूछ लेता है, टाइप्स ऑफ सीड, कौन से कलर के बीज में कितना वो होता है। अंतर वाले क्वेश्चन में आता है तो भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी आपको पूछ सकता है, जर्मिनेशन परसेंटेज आपको पूछ सकता है, रियल वैल्यू वास्तविक उपयोगिता मान वो आपको पूछ सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका सीड डोरमेंसी वाला टॉपिक। सीड डोरमेंसी वाले टॉपिक में क्वेश्चन कैसे आता है, देखो बीज सुसुप्तावस्था किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, बीजों को सुसुप्तावस्था हटाने के भौतिक उपाय लिखिए, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन आएगा। और ये मैं बोल रहा हूँ ना, शब्द बहुत लिखने की चीज़ें कम बताऊंगा, मैं जो बोल रहा हूँ ना एक एक वर्ड आपके कॉपी में आप लिख के आओगे, मतलब पूछा जाएगा आपके, तो थोड़ा ध्यान से मन को एक जगह रख के आपको देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। फिर आता है आपको बीज की बुआई। सोविंग में से क्वेश्चन आता है कि परंपरागत बुआई के तरीकों को विस्तार से लिखिए। बड़े क्वेश्चन में आया हुआ है और आ सकता है। छोटा क्वेश्चन अगर आता है तो पूछेगा डिबलर क्या होता है, डिबलर क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। ठीक है, छिड़ककर जो बुआई करते हैं ना अपन, वो क्या होता है, सीड ड्रिल क्या है,
सीड ड्रिल कम फर्टाइल क्या है, ये छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। ये सारा मैं कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 48 से 39 जो टॉपिक है उनमें है क्या एक्सर एग्रोनॉमी में। बाकी मैं दोबारा से सारी चीज़ें करूँगा, अभी किताब की भाषा में बात कर रहा हूँ। बाकी मैं पढ़ा था कभी भी किताब की भाषा में नहीं हूँ, ना ही आपको किताब की भाषा लिख के आनी है। फिर आता है क्वेश्चन नर्सरी का, मैंने बहुत अच्छे से पर्सनली टॉपिक भी पढ़ा रखा है, पर एक क्लास है ना बड़ी, तो उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन आता है कि नर्सरी की महत्ता लिखिए, या आता है कि नर्सरी के प्रकार लिखिए। तो 2 प्रकार की होती है, स्थायी अस्थायी। क्यारियों के आधार पे 3 प्रकार की, उठी हुई क्यारी है, धसी हुई क्यारी और समतल फ्लैट बेड नर्सरी। तो बहुत अच्छे से टॉपिक करेंगे। फिर आता है भूपरिष्करण, जिसका एक क्वेश्चन डेफिनेट है, फादर इसका पूछ लेगा, वर्ड के बारे में पूछ लेगा, और कितने प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। और इसमें से आता है कि भूपरिष्करण करने से मृदाओं को कैसे उर्वर बनाया जा सकता है, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि वो सोइल साइंस में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, बीडी और पीडी, पार्टिकल डेंसिटी और बुल्क डेंसिटी, वो वाला टॉपिक जिसने क्लियर किया है वो यहाँ पे उसको बहुत मज़ा आने वाला है कॉन्सेप्ट समझने में, कहानी सुनने में। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये तो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा मैंने हॉर्टिकल्चर की 1 शॉट क्लास करवा दी है, 1 घंटे 56 मिनट की क्लास है, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, राइट, वो आप देख लेना। सोइल साइंस के 2 पार्ट करवा दिए, तीसरा पार्ट इसके बाद करवाऊंगा। और इसको भी मैं पार्ट में करवाता, पर वो फीडबैक नहीं मिला, इस वजह से मैं एक ही लॉन्ग क्लास में कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये है, देखो यार, ईमानदारी की बात तो ये है कि 6 महीने की जो पढ़ाई है ना, 48 टॉपिक जो है, आप सोच रहे हो इतनी सी देर में, तो मैं इस तरीके से कराऊंगा कि अपन ज़्यादा डीपली भी ना पढ़ें और कुछ छोड़े भी नहीं, ठीक है, मतलब फेल कोई नहीं होगा। और इस क्लास को देखने के बाद और 5 साल के जो हम पेपर देंगे वो देखने के बाद भी अगर किसी भाई के एग्रोनॉमी बैक आती है तो उसके पैसे मैं दे दूंगा, ठीक है। पर शर्त एक ही है, वो मन लगा के देखा हो, चीज़ों को समझा हो, इतना मैं सफिशिएंट मैटर एक क्लास में दे दूंगा। 6 महीने की आपकी जो पढ़ाई है ना सेमेस्टर की, वो सारा दे दूंगा मैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। फसल पोषक तत्व, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या पोषक तत्वों का वर्गीकरण, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो कौन से हैं, ठीक है। और इसमें अगर छोटे क्वेश्चन में 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो सीधा पूछ लेगा एन, पी और के, इनके कमी के लक्षण और इनकी पूर्ति कैसे करेंगे, क्या पौधा सिम्टम्स दिखाएगा वो लिखिए, सीधा सा क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं, खाद और उर्वरक, जो डिफाइन करने वाला जो क्वेश्चन है ना, डिफरेंशिएशन, अंतर करने वाला, वो इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट है। कौन सा, खाद और उर्वरक में अंतर पूछेगा। यह पूछेगा सांद्रित खाद और कहते हैं आपके स्थूल खाद, स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्रित कार्बनिक खाद, कॉन्सिडर्ट और एक को बोलते हैं बुल्क, उनमें अंतर पूछ सकता है। या पूछ सकता है अमोनियम उर्वरक क्या है, नाइट्रेट उर्वरक क्या है, यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होती है, डीएपी में कितने % क्या होता है, अमोनियम सल्फेट में क्या होता है। या फिर पूछ सकता है जिप्सम का सूत्र पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा तो पूछ सकता है कि कंपोस्ट बनाने की विधियां लिखिए। तो वो सारी मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा, एक बार सिलेबस समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं भी देखे तो उनको ये तो पता होना चाहिए ना पढ़ना क्या है। सिंचाई व जल निकास, सिंचाई किसे कहते हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको माइक्रो सिंचाई का, ड्रिप सिंचाई विधि को विस्तार से समझाइए, बड़े क्वेश्चनों में ये आ सकता है। फंवारा का अंतर वाले क्वेश्चन में आएगा तो आ सकता है आपको फंवारा और ड्रिप में अंतर लिखना है, कितना % दबाव रखते हैं, कितना % इसमें वाटर यूज इफिशियंसी अपने को मिलती है, वाटर की कितनी बचत होती है, वो सारा। उसके बाद में टॉपिक है सबसे बड़ा आपके दिया हुआ है इरिगेशन और खरपतवार, वीड वाले से एक जो आपके छठा क्वेश्चन आता है ना, उसमें अथवा में एक क्वेश्चन गारंटी से मिलेगा आपको खरपतवार में। खरपतवारों का वर्गीकरण पूछ सकता है, 1 वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, रबी वाले, और खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण, कौन सा संपर्क है, सिलेक्टिव है, असेलेक्टिव है, पैराक्वाट, डाइक्वाट, उनके बारे में। और लास्ट टॉपिक आपके फसल व पादप वृद्धि कारक या प्लांट आइडियोटाइप क्या होता है उसके बारे में, और एलिलोपैथी। तो आपकी जो पूरा 48 टॉपिक है, पूरा 6 महीने में पढ़ते हो, वो यही टॉपिक है। और इन टॉपिकों की बात करूँ तो ईमानदारी से कितने टॉपिक है ये दोनों एक हो गया, ठीक है, ये एक हो गया 2, बाकी बीज और नर्सरी एक जगह आ जाते हैं, ठीक है, 2 टॉपिक हो गए। भूपरिष्करण पता है सबको, अपन पढ़ाया हुआ है और पढ़ा दूंगा। भूपरिष्करण वाला 3 छोटा सा टॉपिक है, 6 मिनट का। उसके बाद में फसल पोषक तत्व और खाद उर्वरक, ये एक ही टॉपिक है, पोषक तत्व और खाद उर्वरक 4। सिंचाई और जल निकास, सिंचाई तो कहेंगे कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से पानी देना, और जल निकास होता है आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालना, ये भी एक ही टॉपिक है, 5। और खरपतवार वाला 6, और ये एक 7 आइडियोटाइप वाला। सिर्फ 7 टॉपिक है। इनको अकॉर्डिंग टू आपके लेक्चर हॉर्सेस जो है उसके अकॉर्डिंग किसी यूनिवर्सिटीज़ में 42 में बांटा है, किसी को 49 में किया है, किसी को 38 में किया है। और वो अपन करने वाले हैं किसमें, ओनली 1 शॉट में, वो भी किसके साथ, वीर विकास के साथ, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। हाँ, शुरू करने से पहले एक बार QR और दे देता हूँ, स्कैन कर लो, PDF वहाँ से मिल जाएगी, पुराने पेपर भी मिल जाएंगे। चलो कुछ मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी है,
बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सो जाएंगे, कोई रील देखने लगेगा, कोई कुछ करने लगेगा और पेपर बहुत नज़दीक है आपका, ठीक है। तो मैं अपने पीछे एक दुश्मनों की कतार रखूँगा। क्या लिखा है कि मैं अपने पीछे एक दुश्मनों की कतार रखूँगा, अपनी हस्ती को हमेशा यूं ही बरकरार रखूँगा। जीतना है बस अब ज़िंदगी के सफ़र को, कि जीतना है बस अब ज़िंदगी के सफ़र को, दुनिया की दौड़ में मैं अपनी अलग रफ्तार रखूँगा। तो अलग रफ्तार रखना है तो कुछ हटके करना पड़ेगा। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा घूमो और अच्छे लोगों के साथ रहो। नज़रिया अगर सही है तो नज़ारे अपने आप सही हो जाएंगे आपके। चलो, ये फिर से क्यूआर आ गया है और ये क्यूआर दिया है विकास सर जो आपके मैथ वाले हैं। बार बार उन्होंने ये क्यूआर दिया है हर पेज में, तो इसका मतलब है कि वो आपको ज्वाइन करवाना चाहते हैं। और ज्वाइन क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि फ्री में आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं, वो भी दातारी है, ठीक है, फ्री में बांटने वाला। अब आता है अपना एग्रीकल्चर, यहाँ से ही शुरू करते हैं अपन और बहुत प्यार प्रेम से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा आपको, कहानी की तरह मैं सुनाऊंगा, ठीक है। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? कृषि क्या है? यहाँ 0 से लेके 100 तक अपन पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस। एक एक डाउट में क्लियर करूंगा, क्लास बड़ी हो जाए तो हो जाए, ठीक है। और इस क्लास पे मैं अहम करता हूँ, जो भी बच्चा यहाँ तक आया है, प्ले जिसने कर लिया है, वो एक लाइक और एक कमेंट तो श्योर करेगा ही करेगा, उसका फीडबैक देगा क्लास के एंड में या बीच में, जहाँ तक उसने देखी है। प्लस अगर वो मेरे को भाई मानता है और इस चैनल से, इस परिवार से, इस प्लेटफॉर्म से अगर उसने कुछ सीखा है ना, एजुकेशन में नहीं तो सामाजिक जीवन में, अपने सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कुछ भी अगर एक सिंगल चीज़ भी सीखी है ना, तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना आपके कॉलेजेस के जो ग्रुप हैं, आपके क्लासमेट्स हैं वो, और कमेंट करके मेरे को बताना। इस पर बाकी मैं एम करता हूँ 10,000 लाइक्स का, क्योंकि इतनी जो मेहनत करेंगे ना, रिकॉर्डेड वीडियो बीच में स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यू जो 2.5-3 घंटे जो भी बोलेंगे, तो इतनी सी तो बनती है। 10,000 लाइक सिर्फ करने हैं, पैसे इसके लगेंगे नहीं, मेरे को उतने मिलेंगे नहीं। डन, देन शुरू करते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का पहले शब्द देख लेते हैं, 2 लैटिन भाषा का शब्द है। फुर्ती से बताऊंगा चीज़ें, 0 से इसलिए बता रहा हूँ, कुछ भाइयों ने पहले क्लासें नहीं देखी। लैटिन भाषा का शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगर और कल्चरा, AGAR, एगर प्लस CULTURA। एगर का मतलब होता है सोइल, इसका मतलब होता है उगाना या कल्टीवेशन करना, ठीक है, उगाना या कल्टीवेशन करना। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेटिन है जिनके पीछे कल्चर आता है, 99% लेटिन के आते हैं, जिनके पीछे वाई आता है वो 99% ग्रीक के आते हैं, जैसे एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, मेट्रियोलॉजी। वाई जिसके पीछे आ गया 99% है वो ग्रीक का आएगा, और जिसके पीछे कल्चर आ गया 99% लेटिन का आएगा। पहली चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगर और कल्चरा। एगर का मतलब, एग्रीकल्चर का पहला ही शब्द जो है उसका मतलब ही क्या हो गया भाई, यहाँ पे सोइल। सोइल का मतलब हो गया मृदा। अब तुम सोच सकते हो कि एग्रीकल्चर अपने लिए कितना जरूरी है, और एग्रीकल्चर अपन पढ़ रहे हैं तो अपने लिए सोइल कितनी जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका पहले शब्द का मतलब ही वही है। तो सोइल तो पीछा छोड़ेगी नहीं। जिस भाई के अगर डस्ट से या माटी से एलर्जी हो तो वो एग्रीकल्चर छोड़ देना, पर एग्रीकल्चर में माटी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि शब्द का मतलब ही यही है। मृदा में क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। शब्द का मतलब देखो तो ये हो रहा ना एगर प्लस कल्चरा का, कि सोइल के अंदर उगाना या कल्टीवेट करना। अब क्या क्या उगाना, ऐसे तो है नहीं मेरे पास ये खेतर, मैंने यहाँ पे 15 पौधे उगा दिए गेहूं के, या मैंने एक गेहूं उगा दिया उसको मैं एग्रीकल्चर कह दूंगा, मैं एग्रीकल्चर कह रहा हूँ। मैंने चना लगा दिया, मैं एग्रीकल्चर कह रहा हूँ। नो, एग्रीकल्चर इज नॉट सिंगल वर्ड, ये क्या है, मल्टीपर्पज। इसके बहुत से अर्थ निकलते हैं, बहुउद्देश्य है ये, बहुउद्देश्य है, बहुत से अर्थ निकलते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। एग्रीकल्चर क्या है, डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं इसके। कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया। अब क्रॉप प्रोडक्शन में आपके सीरियल क्रॉप्स भी हो गई, खाने वाली, दाने वाली, लेग्यूम भी हो गई, तिलहन भी हो गई, दलहन भी आ गई, फ्रूट्स वाली आ गई, एरोमेटिक आ गई, मसाले वाली आ गई, औषधि आ गई, सारे आ गई, ठीक है। फसल उत्पादन प्लस पशुपालन, फल उद्यान, ठीक है, चारा, डेयरी, मछली पालन, इन सबको मिश्रित रूप से क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। ये मेरा खेत था, यहाँ पे मैंने गेहूं उगाया, इससे चारा प्राप्त हुआ, पशुओं को डाल दिया, पशुओं से मेरे को दूध प्राप्त हुआ, वो डेयरी पे दिया, पशुओं से गोबर प्राप्त हुआ, उसको खेत में डाल दिया, ठीक है। तो ये सारा जो साइकिल बनता है उसको अपन एग्रीकल्चर कहते हैं, राइट। दूसरी अगर मैं डेफिनेशन दूँ, इसकी बहुत प्यारी डेफिनेशन है कि कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। ये तो मैंने बता ही दिया
कि कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, ठीक है, उद्यान की फसलें उगाना मिश्रित रूप से एग्रीकल्चर कहलाता है। सेकेंडरी डेफिनेशन समझोगे? एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं, किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं, प्राइमरी जिसको बोलते हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जो मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, क्या करने के लिए? पूर्ति करने के लिए अपने जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका उपयोग करके जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मिश्रित रूप से अपन एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। अब इस चीज़ को समझना, थोड़ा सा डीपली समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे मैं भरोसा रखता हूँ। आपने एक चीज़ देखा होगा, एलडीसी वगैरह जो पेपर लगते हैं उनमें टाइपिंग आती है, किसने कितने वर्ड लिखे वो मैटर नहीं करता, एंड में ऐसा जिसने कितने सही वर्ड लिखे, एक्यूरेसी मांगते हैं। एक्यूरेसी कब होएगी? जब अपना बेसिक्स क्लियर होंगे, फंडामेंटल चीज़ें अपनी क्लियर रहेगी। कम पढ़ो पर उसको अच्छा पढ़ो, क्लियर पढ़ो। ऐसे नहीं 50 चीज़ पढ़ ली, क्लियर एक भी नहीं है, क्या मतलब है फिर 50 चीज़ों का? कम पढ़ो पर पढ़ो ना उसको ऐसा पढ़ो कि यार यहाँ से गलत नहीं होएगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट तो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे आप एएफओ बनो, एओ बनो, डब्ल्यूओ बनो, सुपरवाइजर बनो, एमएससी करो या बीएससी करके छोड़ दो, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो तो भी एग्रोनॉमी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और एग्रीकल्चर वर्ड का बता रहा हूँ, अपन किसान परिवार से, अपने को तो वैसे मालूम होनी चाहिए, अपनी नस नस में है एग्रीकल्चर। पढ़ नहीं रहे, हमने जिया है, इसको किया है, इसको देखा है, इसको समझा है। और जहाँ आज अपन खड़े हैं, आप जो पढ़ रहे हो, जो आपके हाथ में जो फ़ोन है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ में जो पेंसिल है, वो सब इसी की बदौलत है, एग्रीकल्चर की बदौलत है, कृषि की बदौलत है। और गर्व है मुझे कि मैं किसान परिवार से हूँ। आपको भी होना चाहिए ये कि आप किसान परिवार से और किसानों के लिए पढ़ रहे हो और किसानी पढ़ रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इस दुनिया में। मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का, दो वर्ड हैं। पहला चीज़ आता है प्राथमिक आवश्यकताएं। एक मनुष्य की प्राइमरी नेसेसरी जो जरूरतें हैं वो क्या हो सकती है? भोजन। 3 होती है ना प्राथमिक आवश्यकताएं, भोजन, कपड़ा और आवास या मकान। इन तीनों की पूर्ति करने के लिए किसी भी रूप में उसको क्या कर रहा है? अपने प्राकृतिक जो संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है? सोइल बोले तो मृदा या लैंड। सेकेंडरी क्या है? वाटर। थर्ड क्या है इसमें? एयर। फोर्थ क्या है इसमें? लाइट या प्रकाश। ये चारों चीज आर्टिफिशियल रूप से लैब में थोड़ी बना सकता है, नहीं। ये क्या है? नेचुरल बॉडी है। जैसा कि सोइल साइंस में मैंने डेफिनेशन में बताया था कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है। और यही चीज यहाँ पे आ रही है। इन सब चीजों का यूज करके वो अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है किसी न वे में। जो सर्किल जो बन रहा है ना, अपना जो चक्कर जो बन रहा है इसके बीच में, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, ये आदमी हो गए, ये इसकी ज़रूरतें हो गई, और ये इनको पूरा करने के लिए जो भी इसमें क्रियाकलाप कर रहा है वो सारा एग्रीकल्चर कहलाएगा मिश्रित रूप से। मेरा समझाने का मतलब यही है। तो ये चीज़ क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर का अभी डेफिनेशन हो रहा है भाई, एक और बता देता हूँ। ये रहा, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल। कल्टिवेटिंग का मतलब होता है उगाना, ऑफ द सॉइल, सोइल ग्रोविंग क्रॉप, सोइल के ऊपर क्या करना है? फसलें उगाना। एंड रेजिंग लिव स्टॉक मतलब पशुपालन को पालना। इट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर पीपल टू यूज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट्स। उनसे, पशुओं से, पशुपालन से और फसल से, और बीच में इनको क्या करना है? इंक्लूड द प्रिपरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है और उनकी मार्केटिंग करना एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फूड एंड फाइबर्स। अधिकतर जो देशवासी हैं या लोग हैं उनको खाना और फाइबर जो है एग्रीकल्चर से ही मिलता है। एग्रीकल्चर अपने देश की क्या है? रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ये तो हो गई इसकी हिंदी इंग्लिश और 3 डेफिनेशन। अब इसमें से क्वेश्चन आता है वो मैं समझा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे तो क्या हो, मेरे भाई बहन हो तुम। इसमें से क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चर का महत्व या इंपॉर्टेंस लिखे, तो उसमें अपने को लिखना है कि बढ़ती जनसंख्या को, पहला तो है कि आवास, पहला तो मैंने बताया भोजन, भोजन की पूर्ति के लिए। तो बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इतनी लोगों की जो खाद्यान्न की जो डिमांड है उसको पूरा करते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 70% जनसंख्या कृषि उद्योगों व कृषि पर निर्भर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। और कृषि हमारे देश की महत्वपूर्ण एक अंग है जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सभी को इम्प्रूव करती है। जब तक किसान अच्छा नहीं है तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता देश में, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। सेकेंडरी हमने लिख लिया, आवास के लिए लिख लिया। थर्ड हमने लिख लिया कि इससे अपन इनकम भी मिलती है, बाहर भेज रहे हैं तो आर्थिक जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का जो परिवहन है वो भी इसमें हो रहा है, देश की इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छी हो रही है। पहला टॉपिक कंप्लीट। बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे बेटा, एग्रोनॉमी।
एग्रोनॉमी क्या है? मैंने एक चीज़ बताई थी, जिनके पीछे वाई आ रहा है वो क्या थे? ग्रीक लैंग्वेज के थे। एग्रोनॉमी से ग्रीक वर्ड और दो शब्दों से मिला है, एग्रोस और नॉमस प्लस नॉमस। एग्रोस का मतलब क्या होता है? फील्ड या खेत, और नॉमस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट या प्रबंधन करना। शब्द का मतलब समझो, एग्रीकल्चर का पहला शब्द आया था अपने पास एगर, एगर का मतलब था सोइल, और एग्रोनॉमी का पहला वर्ड आया एग्रोस, इसका मतलब है फील्ड या खेत। यह भी कहीं ना कहीं सोइल से ही संबंधित है, तो मैं इसको कह सकता हूं सोइल मैनेजमेंट। सोइल मैनेजमेंट प्लस सोइल मैनेजमेंट करके क्या करूंगा? क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, इसको मैं एग्रोनॉमी कह सकता हूं शॉर्ट में, कि मृदा का प्रबंधन करके या खेत का जो भी प्रबंधन है उसको करके मैं फसलों का उत्पादन ले रहा हूं, उसको एग्रोनॉमी कहूंगा, राइट। एग्रोनॉमी का फादर कौन है? पेट्रो डी क्रेसेंजी। कौन है? पेट्रो डी क्रिसेंजी, ये कौन है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी है। अभी मैं इसकी डेफिनेशन सारा समझाऊंगा, थोड़ा सा वर्ड के बारे में बता रहा हूँ। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पेट्रो डी क्रेसेंजी है। और एग्रोनॉमी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1937 में हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 1937, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, इतना क्लियर। फादर ये हो गया, इस वर्ड से लिया है, इसका मतलब होता है फील्ड का प्रबंधन करते हुए खेत का फसल का उत्पादन लेना। अब इसमें एक चीज आ रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है, क्रॉप किसे कहते हैं? तो क्रॉप किसे कहेंगे? पौधों का ऐसा समूह, प्लांट्स का एक ऐसा समूह, पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए, अपने लाभ के लिए उगा रहा है, अपन उसको फसल कहेंगे। भाई हो सकता है उस समूह को है, पौधों का जो समूह है उसे मनुष्य, हो सकता है गेहूं लगाए हैं मैंने या बाजरा लगाया, हो सकता है मैं इसको खाने के काम में लूँ, हो सकता है मैं इसको बेच के आर्थिक स्थिति, कॉमर्शियल मेरा काम में लूँ, मैं इकोनॉमिक रूप से मंडी में बेच के पैसे लाऊं। हो सकता है इससे जो चारा है मैं पशुओं को खिला के एनिमल हस्बेंड्री करूँ, या हो सकता है मैं चारे को बेच दूं, घर पे गेहूं खाने को रख लूँ, बाजरा। तो किसी न किसी रूप में मैं मेरे यूज के लिए उगा रहा हूँ, उसको फसल कहूंगा। क्रॉप प्रोडक्शन, रेट क्लियर। अब इसमें एक चीज आ रहा है, सोइल मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी में देखना, एग्रोनॉमी में क्या शब्द आ रहा है? सोइल मैनेजमेंट। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओगे, एग्रोनॉमी जो है सोइल मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, इसमें सोइल मैनेजमेंट या फील्ड मैनेजमेंट, जो इसका शब्द का ही पहला अर्थ है, उसका क्या क्या मतलब हो सकता है? सोइल मैनेजमेंट या फील्ड मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले कोई खाली खेत है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो? मैनेजमेंट, पहली चीज आती है उसमें भू परिष्करण या टिलेज। टिलेज करोगे, फादर ऑफ टिलेज, ये सारी मैं अभी टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, आगे नोट्स है इसमें। टिलेज आएगा, टिलेज के बाद में आप क्या करोगे? इस पे सोविंग करोगे, बुआई करोगे। बुआई के बाद आपको क्या चाहिए? बीज चाहिए बुआई के लिए। फिर क्या चाहिए आपको? बीज हो गया, फिर चाहिए आपको सिंचाई, फिर चाहिए आपको पोषक तत्व, फिर चाहिए आपको खाद उर्वरक, देन आपको खरपतवार उग जाएंगे, उनको हटाना पड़ेगा। तब जाके कहीं आपको क्या मिलेगा? क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा मेरे प्यारे। तब जाके क्या मिलेगा आपको? क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा। इतनी सारी क्रियाएं, और ये जो सारी क्रियाएं कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आ रही है? फील्ड मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट। और अपना एग्रोनॉमी का जो पहला वर्ड उसका मतलब ही ये होता है कि फील्ड मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, राइट। ये हो गई बात एग्रोनॉमी की। अब एक चीज छोटी सी और बता देता हूं मैं, क्लास में बोर तो नहीं होते हो ना, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करते हैं अपन, ठीक है, हंसी मजाक भी करेंगे, पर ये है क्लास को स्किप कोई भी नहीं करेगा, और शेयर तो करोगे ही करोगे। और जिन्होंने सोइल की और होर्टी क्लासें नहीं देखी वो जाके वो देख लो पहले प्यारे। एग्रीकल्चर मैंने बताया, ठीक है। एग्रीकल्चर की मेनली 3 ब्रांचें हैं। पहली है एग्रोनॉमी, दूसरी है हॉर्टिकल्चर, और तीसरी है एनिमल। बात करें एग्रोनॉमी की तो आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ग्रीक वर्ड है फील्ड मैनेजमेंट, यहां पे मैं लिख सकता हूं फील्ड मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन। थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है, जल्दी में लिख रहा हूं मैं, क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। ये हो गया एग्रोनॉमी। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, जिसमें क्या करते हैं? मेडिसिनल प्लांट, फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स एंड स्पाइसेस एंड एरोमेटिक प्लांट्स को सम्मिलित रूप से उगाते हैं। किचन गार्डनिंग, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर की मेनली 4 ब्रांचें होती है। पहली होती है ओलेरिकल्चर, बोले तो सब्जियों का अध्ययन। बाकी मैंने हॉर्टिकल्चर कंप्लीट कोर्स करवा दिया है, अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो जिन्होंने नहीं देखा है। और इसके तो एक और बात बताऊं,
2017 से लेके 2022 तक के पेपर भी सोल्व मैंने करवाए हैं, जाके देख लो, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। हॉर्टिकल्चर की पहली ब्रांच मैंने बताई ओलेरिकल्चर, सेकेंडरी मैंने बताई फ्लोरिकल्चर जिसमें फूलों का अध्ययन, थर्ड मैंने बताई पोमोलॉजी जिसमें फलों का अध्ययन, चौथी मैंने बताई पीएचटी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी जिसमें कटाई उपरांत जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती है। और एनिमल की भी मैंने 2 क्लास करवा रखी है, जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप, वहाँ पर आपको मिलेगी पशुपालन रामबाण, ये पशुपालन के नाम से मिलेगी एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट क्लासेस, 2 क्लास है, दोनों में कंप्लीट एग्रोनॉमी एनिमल है, सिर्फ ब्रीडे नहीं करवाई, वो बेसिक सारा करवाया हुआ है। अब यहाँ पे एग्रोनॉमी पे आ जाते हैं अपन। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे आया था सोइल, यहाँ पे आया था फील्ड या सोइल, मर्दा का सारा काम इसी में है, सोइल साइंस भी इसी का पार्ट है, ठीक है। अब शुरू करते हैं एग्रोनॉमी। इतना तो समझ गए ना, ये लो दिख रहा होगा आई थिंक। एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, क्या है ग्रीक वर्ड है, कौन सा, एग्रोस, और एग्रोस का मतलब होता है FIELD, FIELD फील्ड, ठीक है। एंड नोमस NOMOS, और नोमस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नोमस का मतलब मैनेजमेंट, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैनेजमेंट, मतलब फील्ड का मैनेजमेंट करना, कितना मैनेजमेंट कर सकते हो ताकि आप फसल का उत्पादन ले सको। अब ये जो सिलेबस है बाकी का, टिलेज हो गया, सारी चीज़ें वो फील्ड मैनेजमेंट के अंतर्गत ही तो आ रही है भाई, ठीक है। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर मैं हिंदी में भी बता दूंगा। हिंदी में तो सीधी सी कह सकते हैं कि मृदा प्रबंधन या फिर खेत का प्रबंधन करके फसल का उत्पादन लेना ही एग्रोनॉमी कहलाता है, फसल उत्पादन लेना ही। अब मैंने शब्द को पूरा खोल के बता दिया कि मृदा प्रबंधन या खेत के प्रबंधन में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं, प्लस फसल किसको कहते हैं, उत्पादन तो तब लोगे ना तुम्हें मालूम हो, तो फसल किसको कहते हैं कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए यूज करता है, उसको फसल कहते हैं। क्लियर, आगे चलते भाई। इट इज़ द डिफाइन एज एन एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच अपन ये भी कह सकते हैं, इन विच डील्स का मतलब होता है, इसमें देखा जाता है विथ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। वही चीज़ आ रही है, प्रिंसिपल देखेंगे, सिद्धांत अवधारणाएं देखेंगे, और प्रैक्टिसेस देखेंगे, किसकी देखेंगे, प्रैक्टिस, यहाँ देखो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन, एंड फील्ड मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन बराबर एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पेट्रो क्रेसन जी, इंडियन एग्रोनॉमी सोसाइटी न्यू दिल्ली, और ग्रीक वर्ड एग्रोस और नॉमस, जिसका अर्थ ही आ गया। सेकंड डेफिनेशन देख लो भाई इसकी, जिसको पहली पसंद नहीं आई हो, ठीक है, सेकंड डेफिनेशन देख लो। ये थोड़ा सा बेसिक में टाइम लग रहा है, फिर तो मैं सट से सारे टॉपिक कराऊंगा, मजा आ जाएगा, देखना। एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, क्या है, एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेज ऑफ सोइल। अब उसी चीज़ को थोड़ा घुमा के कह दिया भाई, FIELD, फील्ड मतलब खेत, और खेत में पहली चीज़ ही क्या है, मृदा है। एग्रीकल्चर करने के लिए जो प्राइमरी ज़रूरत है ना, एग्रीकल्चर आपको करना है, उसके लिए पहली जो ज़रूरत है वो कौन सी है, लैंड या सोइल है। ट्रैक्टर, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, ये तो सेकेंडरी पे आती है, पहली चीज़ ज़मीन है, क्योंकि शब्द का पहला नाम ही वो है यार, ज़मीन से जुड़े बंदे हैं अपन, ठीक है। तो यही चीज़ ये कह रहा है। सेकेंड डेफिनेशन देख लो इसकी, क्या कह रहा है ये, दोबारा से समझा देता हूँ। एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विथ किसके लिए, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोइल, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोइल, वाटर, सोइल और वाटर दोनों को ले लिया इसने, सोइल और वाटर मतलब समझ रहे हो, सोइल से संबंधित टिलेज आ गया, न्यूट्रिएंट्स आ गए, खाद उर्वरक आ गए सोइल में करने का, वाटर से संबंधित यहाँ पे आ गई इरिगेशन, सोइल और इरिगेशन की सारी व्यवस्था होगी। उसके बाद में क्या है, क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट आपने कर लिया, उसको एग्रोनॉमी कहेंगे। बात करते हैं मेरे प्यारे बहनों तीसरी डेफिनेशन किसकी, इट इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विथ मेथड्स विच प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरमेंट टू द क्रॉप टू हाइगर प्रोडक्टिविटी। क्या कह रहा है देखो, इट इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये है कृषि विज्ञान की एक शाखा है, दैट डील्स जिसके अंदर विथ मेथड्स विच, वह सारी तरीके या विधियां, मेथड्स का मतलब होता है विधियां या तरीके, विधियों का अध्ययन किया जाता है किसके लिए, प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरमेंट, क्या अनुकूल सारा वातावरण, या अपन कह सकते हैं फेवरेबल एनवायरमेंट, जो परिस्थितियाँ चाहिए उसको फेवरेबल कंडीशंस है, वातावरण या अपन कह सकते हैं परिस्थितियाँ, कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियाँ प्रोवाइड करवाई जाती है टू प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरमेंट टू द क्रॉप फॉर हाइगर प्रोडक्शन, किसके लिए, फसल को अधिक उत्पादन के लिए, फसल को अधिक से अधिक उत्पादन हो उसके लिए उसको अच्छे अनुकूल दशाएं देंगे। भाई अच्छी अनुकूल दशाएं कब देंगे, जब सोइल का सारा काम निपटा देंगे, फील्ड का मैनेजमेंट करेंगे, तभी तो अच्छा उत्पादन देगी वो।
तो वही चीज़ इनडायरेक्ट रूप से कही है। मैंने इसकी 3 डेफिनेशन बता दी। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक बीज वाले से। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, और अभी तक भी तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आई ना, तो इस क्लास को शेयर कर दो यार। तुम तो सिर्फ देखने में थक जाते हो। मेरे को एक चीज़ बताओ, तुम तो इसको देखने में थक जाते हो, मेरे को तो इसको बनाना भी पड़ता है, मैटर भी एक जगह करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है, अपलोडिंग भी करनी पड़ती है। फिर इतनी सी थकान, और उससे मेरे को क्या मिलता है? तुम्हारा जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है, जो प्यार रहता है ना, वो काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है? तो वो देना यार। पढ़ते हैं। देखो बीज क्या होता है, वाई सीड क्या होता है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है भी साथ के साथ क्लियर करेंगे। ज़्यादा ये चीज़ें समझाऊंगा नहीं, मैंने पर्सनल टॉपिक करवा दिया, जिसने नहीं देखा वहाँ से देख लो। दाना, फल, पत्ती, जड़ तथा तने का वह भाग जो अपने समान रूप से स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, वह बीज कहलाता है। ये तो हो गई अपनी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ मेरी भाषा में, क्योंकि मेरे को बुक की लैंग्वेज कभी पसंद नहीं आती। बाकी तुम्हें एक खुशखबरी दूँ, तुम्हारे तो नहीं, तुम्हारे जूनियरों के लिए होगी। मैं बुक लिख रहा हूँ खुद, उसका बहुत सारा काम हो गया, बीच में कुछ वजह से रोक दिया था, वापस से कंटिन्यू कर दिया। खुद की लैंग्वेज में, किताब का एक शब्द नहीं आएगा, खुद की लैंग्वेज में, खुद के प्यारे प्यारे शब्दों में, खुद के दिमाग के हिसाब से मैंने किताब लिखी है। मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ऐसे लगेगा राजा रानी की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? और थ्योरी बुक है, कंपटीशन की नहीं ली है, BSc पर्सनल, है ना? अब मैं इसको मेरी भाषा में ये कहूँगा कि पौधे का कोई सा भी भाग, पौधे का कोई सा भी भाग, और कोई सा भी भाग में इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। बीज भी हो सकता है वो, या जड़, तना, पत्ती, लाइक रूट, शूट, फ्लावर, बड, है ना? शूट कुछ भी हो सकता है, रूट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो पौधे का, शरीर का कोई सा भी भाग, जड़, तना, पत्ती, जो नया पौधा उत्पन्न कर सकता है, उसको अपन बीज कहेंगे। आलू में अपन कंद लेते हैं, ठीक है? और अपन केला जो है उसमें वो लेते हैं, उसका राइजोम लेते हैं, ठीक है? तो वो परकंद, वो बीज ही अपने लिए, उसके है तो बॉडी का पार्ट एक, जो नया पौधा, नया केला तैयार करता है, नया आलू तैयार करता है, अपने लिए वो बीज ही है, राइट? तो पौधे का कोई सा भी भाग, जड़, तना, पत्ती, जो नया पौधा तैयार कर सकता है, उसको सीड कहते हैं। अपन बात करें बायोलॉजी के अंदर, तो पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहा जाता है। ये आपकी साइंटिफिक डेफिनेशन है बीज की, कि सीड किसे कहेंगे? पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहा जाता है। एक सेकंड पानी पी लेता हूं मैं, तब तक तुम देखो इसको है या नहीं है इसमें पानी। पहले का है पानी, बदबू आ रही इसमें, कोई नहीं भी मंगवाते हैं, ठीक है? पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहा जाता है। बीज की मैंने डेफिनेशन बता दी। अभी इसमें एक चीज आई है, पौधे का कोई सा भी भाग, थोड़ा सा मैं आउट भी समझा देता हूँ। देखो पौधा, जो एक पौधे से दूसरा पौधा बनाते हैं, जनन जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, वो 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक, लैंगिक प्रवर्धन या सेक्सुअल प्रवर्धन, और इसको बोलते हैं अपन क्या? बीज के द्वारा होता है ये ओनली। इसमें नर और मादा भाग लेते हैं, जटिल प्रक्रिया है, नई किस्मों में इनमें काम में आता है। दूसरा आता है एसेक्सुअल। इसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल को वेजिटेटिव भी बोलते हैं, वेजिटेटिव भी बोलते हैं, अलैंगिक भी बोलते हैं, वानस्पतिक भी बोलते हैं, ठीक है? ये सारे नाम इसी के हैं। और इसको ट्रू टू टाइप भी बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर में पढ़ा होगा। ट्रू टू टाइप इसलिए बोलते हैं, ये कोई प्लांट है, इसका मैंने ये एक हिस्सा तोड़ा और इससे मैं नया पौधा बना दिया, इसको मैं क्या कहूँगा? वेजिटेटिव। इसका कायिक भाग यूज लिया है, सेक्सुअल कुछ क्रिया हुई नहीं, नर और मादा का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, यही जाके सेम रूल दूसरी बना दिया, तो इसको मैं क्या कहूँगा? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, अलैंगिक, वानस्पतिक, ये सारे नाम इसी के। ट्रू टू टाइप, और इससे टूट के ये गया है और सेम पेंसिल बनाएगा, ये डिफरेंट नहीं करेगा। पर हाँ, ये और ये, इन दोनों में मैथुन की क्रिया होकर फिर नया बन रहा है, तो उसमें डिफरेंट आ सकता है, कुछ गुण मादा के, कुछ गुण नर के। बट इसमें तो नर मादा वाला कोई संकरण वाला सीन ही नहीं। इसका एक पार्ट तोड़ा मैंने और नया बना दिया, ये एसेक्सुअल कहलाता है। और इसमें जो इससे पौधा बनेगा वो हूबहू इस जैसा बनेगा, तो उसको क्लोन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रू टू टाइप। तो एक क्वेश्चन आता है, ट्रू टू टाइप किस में होते हैं? एसेक्सुअल में होते हैं। तो ये बीज का यहाँ पे खत्म। इसकी जो विधियां हैं वो हमने हॉर्टिकल्चर में पूरी पढ़ ली, कौन कौन सी विधियां, ठीक है? अब एग्रोनॉमी शुरू करते हैं। अब बीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना। राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना 7 मार्च 1963 1963 को हुई। अब ये इसमें समझने की चीज़ जहाँ आएगी मैं डीपली समझा दूंगा। राजस्थान राज्य बीज निगम एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 1977 में हुई थी। राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, राजस्थान राज्य बीज निगम, RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन की स्थापना 28 मार्च 1978 को 1978 को कहाँ पे हुई थी? जयपुर में हुई थी, जयपुर में हुई थी। उसके बाद में देखो बीज आदेश, सीड ऑर्डर जो है वो हुआ 1983 में। बीज राष्ट्रीय नीति जो है, नेशनल सीड पॉलिसी है, वो आई थी 2002 में। और जो बीज बिल है वो आया था, सीड रूल है वो आया था 2004 के अंदर।
न्यू सीड पॉलिसी आई थी 16 सितंबर 1988, ये याद हो तो कर लेना, बाकी ऊपर के 2-3 देख लेना। राष्ट्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला वाराणसी के अंदर है। केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, सेंट्रल वाली। नेशनल सीड परीक्षण लेबोरेटरी है वाराणसी, और सेंट्रल सीड लेबोरेटरी जो है वो है नई दिल्ली। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान है मऊ, यूपी के अंदर है। आगे देखते हैं। अभी देश के सिर्फ 12% किसानों को ही उन्नत बीज प्राप्त हो रहा है, और बाकी सब तो वो देसी बीज जो घर का है, पिछले साल का है, वो यूज़ कर रहे हैं। इस वजह भी प्रोडक्शन अपना नहीं बढ़ रहा है। उत्तम बीज के गुण क्या क्या होते हैं? अब क्वेश्चन इसमें से आता है कि एक अच्छा जो सीड है, गुड जो सीड है, बेस्ट जो सीड है, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैं पहले बुक का बाद में बताऊंगा, पहले मैं खुद का बता देता हूँ। भाई एक अच्छा बीज है, मेरे को ये बताओ उसके क्या क्या गुण होंगे। एक अच्छा टीचर, उसके क्या क्या गुण होंगे, वो मेरे में सारे हैं। ठीक है, हूँ नहीं हूँ मैं अच्छा टीचर? अरे अच्छा टीचर हूँ या नहीं हूँ? चलो टीचर की बात बंद कर दें। क्या बता रहा था? उत्तम बीज के गुण क्या क्या होने चाहिए। देखो जो अच्छा बीज है उसको मैं कैसे कंपेयर करूंगा एक लोकल बीज से। तो स्थानीय बीज जो है ना, लोकल वेराइटीज है, उनसे 10 से 15% अधिक उत्पादन देने वाला हो। ये देखो बीज की वह किस्म जो स्थानीय किस्मों के मुकाबले 10 से 15% अधिक उत्पादन दे, तभी तो मैं उसका वो करूंगा। भाई एक तो नॉर्मल बच्चा है और एक ऐसा बच्चा है जो 10 से 15% अधिक ला रहा हूँ, मैं उसको अच्छा बच्चा कहूँगा। तो बीज में भी वही सीन है। लोकल जो वेराइटीज है जो पहले से बो रहे हैं उनसे 10 से 15% अधिक देना चाहिए। आनुवंशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी है वो उसकी अधिक होनी चाहिए। जेनेटिक प्योरिटी का मतलब समझो, आनुवंशिक शुद्धता का तात्पर्य है कि बीज में किसी अन्य फसल या उसी फसल के अन्य किस्म के बीज नहीं होना चाहिए। जैसे राज 3077 है ना, तो उसमें पूरे 3077 के ही बीज होने चाहिए, कोई और वेराइटी के बीज नहीं होने चाहिए गेहूं के। नहीं तो वो आनुवंशिक रूप से, जेनेटिक रूप से क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है, वो अच्छे बीज के गुण नहीं है। अपने वो क्या है, एक तो 10 से 15% अधिक उत्पादन दे, दूसरा जेनेटिक प्योरिटी है वो उसकी उच्च होनी चाहिए। उत्तम या प्रमाणित बीजों की आनुवंशिक शुद्धता 99% से अधिक होनी चाहिए। बीजों की आनुवंशिक शुद्धता जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। कौन सा? ग्रो आउट टेस्ट, जिसे G0 टेस्ट भी बोलते हैं। G0 या ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? बीज की आनुवंशिक शुद्धता के लिए, जेनेटिक प्योरिटी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जेनेटिक प्योरिटी के लिए किया जाता है, या उगाकर देखना किया जाता है। किसी फसल से, मुख्य फसल से दूसरी किस्म के पौधों को उखाड़कर फेंकना रोगिंग कहलाता है। रोगिंग क्या कहलाता है? गेहूं की रास 3077 वैरायटी में किसी दूसरी वैरायटी के पौधे उग गए और वो मेरे को पता चल गया, उनको उखाड़ के फेंक रहा हूँ, उसको कहेंगे रोगिंग। या हो सकता है मेरे चने के अंदर मटर उग गया, उसको उखाड़ के फेंक रहा हूँ, उसको कहेंगे रोगिंग। रोगिंग का मतलब होता है शुद्ध करना, उसको बाहर करना, आनुवंशिक रूप से प्योर करना, रोगिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तम बीज के गुण पढ़ा रहा हूँ। पहला गुण मैंने पढ़ाया कि उस लोकल वेराइटी, अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी कहाँ पढ़ रहे थे अपन? यहाँ पे ये क्या हो गया, वेट ए मिनट। हाँ मिल गया। हाँ, उत्तम बीज के गुण पढ़ रहे हैं। पहला तो पढ़ा है कि उत्तम बीज कौन सा है, जो लोकल वेराइटी से 10 से 15% अधिक उत्पादन दे। सेकेंडरी है, आनुवंशिक रूप से वो शुद्ध होना चाहिए, जेनेटिक रूप से प्योर होना चाहिए। थर्ड है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, जो भौतिक शुद्धता है। भौतिक किसको कहेंगे? जो आंखों से, नग्न आंखों से मेरे को दिख रही है, भौतिक शुद्धता उसको कहूंगा। ये बीज का पैकेट है, इसमें कोई कचरा, कंकड़ पत्थर, या गेहूं के बीज में कोई बाजरा, मक्का का दाना, कांच, कुछ कचरा तो नहीं, उसको बोलते हैं फिजिकल प्योरिटी, भौतिक शुद्धता। बीज में अन्य फसल के बीज, खरपतवार, कंकड़ पत्थर, उसी फसल के टूटे बीज नहीं होने चाहिए। भौतिक अशुद्धता को डोकेज कहते हैं। ये कोई मेरा थैला है, बीज का पन्नी है, इसमें ये सारे बीज पड़े हैं, पर इसमें ये बीच में एक क्या है, इतना सा कंकड़ है। इस कंकड़ को मैं क्या कहूँगा? डोकेज। क्या कहूँगा बैरो? डोकेज कहूँगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, आज भी सकता है। डोकेज किसको कहते हैं? बीजों के अंदर पाई जाने वाली भौतिक अशुद्धता, फिजिकल जो इम्प्योरिटी है, उसको क्या कहते हैं? डोकेज कहते हैं। ठीक है, राइट। आगे देखते हैं। सर्वाधिक जो भौतिक अशुद्धता है वो गाजर के बीजों में पाई जाती है, क्योंकि गाजर के बीज बहुत बारीक होते हैं, उनमें गंदगी, माटी, कीड़ा, कक्कड़ आ ही जाता है। फिर आता है बीज ओज, सीड वैगर। सीड वैगर जो है वो क्या है? बीज ओज से तात्पर्य बीज की उम्र, आकृति और क्रियात्मक सौस्तता से। उम्र के साथ ओज घटता है। इस लाइन को समझो, अगर इस लाइन को समझने बैठाऊंगा ना तो 1 घंटा लग जाएगा, फिर भी मैं मोटा मोटा समझाता हूँ। बीज की ओज किसे कहते हैं? वाइगर जो होती है, ओज उससे कहते हैं। लाइक मैं कितने एक्साइटमेंट से पढ़ा रहा हूँ आपको, ये किस एक्साइटमेंट से आप पढ़ रहे हो। बीज जो है ना वो उग किस तीव्रता से रहा है, उसमें उगने की कितनी क्षमता, उसका कितना मन है उगने का, वो कितना स्वच्छ है अंदर से, उस बात को कहते हैं बीज की ओज। क्या कहते हैं? ओज। ठीक है। और जैसे जैसे बीज की ओज बढ़ेगी,
सॉरी, जैसे जैसे बीज की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ओज घटेगी। जैसे जैसे कोई बच्चा होता है उसको जानने की इच्छा या कुछ काम करने की इच्छा, अपन बचपन में जब पापा ट्रैक्टर चला रहे हैं अपन खूब, मैं मेरे खुद का बता देता हूँ, जैसे बचपन में गाड़ी वगैरह 4 व्हीलर अपन जो है ना 8th 9th में कुछ चला रहा है चाचा पापा, तो अपनी बहुत इच्छा होती है मैं चलाता हूँ अपन ये कहते हैं। पर जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं अपने को चलाना आ जाता है, फिर वो कहते हैं ना कि ये काम करिया, बुआ को लिया उसको छोड़िया, तो अपन मना करते हैं, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो ये चीज़ें, सॉरी, तो ठीक है भाई लोगों, माफ़ी चाहता हूँ, बीच में लाइट चली गई थी और उस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई। और मेरे को ऐसा लग रहा है सूचना कि इसको एक क्लास में नहीं 2 क्लास में करवाना पड़ेगा, पर देखते हैं जहाँ तक मेरा बन पाता है, क्योंकि और भी किसी का मेरे पास फ़ोन आया है कि कोई आ रहा है स्टूडियो में, देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मैं उत्तम बीज के गुण बता रहा था। पहले मैंने बता दिया कि 10 से 15% अधिक वो देने वाला होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि उसकी जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए। तीसरा मैंने बताया कि उसकी फिजिकल प्योरिटी जो है, भौतिक शुद्धता, प्योरिटी, प्योर होना चाहिए। प्योर का मतलब समझ रहे हो, शुद्ध होना चाहिए। और भौतिक अशुद्धता को क्या कहते हैं, डोकेज कहते हैं। फिर बीज ओज मैंने बता दी। फिर आता उच्च अंकुरण क्षमता, उसमें क्या होनी चाहिए, अधिक जर्मिनेशन परसेंटेज जो है ना उसका उच्च होना चाहिए। जर्मिनेशन परसेंटेज, अंकुरण क्षमता अधिक होनी चाहिए। अब ये कुछ फसलों की स्पेशली जर्मिनेशन परसेंटेज दी हुई है। शंकर मक्का जो है ना उसकी हाईएस्ट होती है 90%। 90% अंकुरण क्षमता का मतलब होता है कि आपने 100 बीज लगाए उसमें से 90 बीज उगते हैं मक्का के। जर्मिनेशन परसेंट, जर्मिनेट हो जाते हैं, वो ज़्यादा रहता है अंकुरण प्रतिशतता। गेहूं, जौ, चना, सरसों, टमाटर, इनका रहता है 85%। और धान, ज्वार, तिल, बरसीम, रिंजगा, संकुल मक्का और पत्ता गोभी और फूल गोभी का रहता है 80%। इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना, स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं है, टेलीग्राम पे भेज दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में आता है बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, चौला, मटर, मसूर, बैंगन 75%। फिर आता है मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, ग्वार, प्याज, मूली, मेथी, टमाटर 70%। थोड़ा ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, एक क्लास है ना, थोड़ा मैं स्पीड से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान लगा के देखना, स्किप मत करना। कपास और भिंडी का होता है 65, और सबसे जो कम होता है वो होता है गाजर, मिर्ची, पालक, कुकुरबिटेसी का 60% ही अंकुरण प्रतिशत इसमें रहता है। और अपन पढ़ क्या रहे हैं भाई, अच्छे बीज के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या करेक्टर्स। बड़े क्वेश्चन में ये आता है, उसमें आपको लिखना है पहला, स्थानीय किस्मों से 10 से 15% अधिक उत्पादन देने वाला हो। सेकेंडरी लिखना है उसमें जेनेटिक, आनुवंशिक शुद्धता पूरी होनी चाहिए। तीसरा लिखना है भौतिक शुद्धता पूरी होनी चाहिए। चौथा लिखना है उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। पांचवा लिखना है सर्वाधिक बीज ओज होना चाहिए उसमें। आगे देखते हैं भाई, नमी की मात्रा। अब ये जो सूत्र वगैरह है वो अभी आपको नहीं पूछेंगे, फिर भी मैं वो बाद में समझाऊंगा जब एक एक क्लास लेंगे अपन, है ना। बीज में नमी की जो मात्रा है ना, जिसको बोलते हैं नमी, वो कितनी होनी चाहिए। तो ये तो याद कर लेना, कोई सा भी पेपर हो आपका, जो अनाज, सीरियल क्रॉप्स जो है ना उनमें नमी रखते हैं 10 से 12% या 12%। भंडारण के अंदर जो बीज है ना उसको 12% नमी रखते हैं। किसमें, अनाज वाली या सीरियल क्रॉप्स जो हैं, गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, धान के बीजों में। और जो दलहन है ना आपकी, पल्सेज जो है ना, दलहन पल्सेज, उसमें रखते हैं 8 से 10 या 9 से 10। इसमें 12 और इसमें 8 से 10 या 10%, ठीक है। फिर आता है तिलहन, जो आपकी ऑयल सीड्स है ना, ऑयल सीड जो है ना, तिल, उन उसमें रखते हैं 8%। कितना रखते हैं, 8%। और जो मसाले हैं आपके, स्पाइसेस जो हैं, उसमें रखते हैं 6 से 7%। इसको तो रट लेना यहाँ से। कितनी, सीरियल्स में 12%, पल्सेस में 9 से 10%, तिलहन में 8%, और जो स्पाइसेस हैं, मसाले, उनमें 6 से 7% रखते हैं। चेक करना एक बार, चालू है ना, सेकेंड चल रहे हैं ना इसमें, चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो अच्छे बीज के गुण हैं उसमें 8वां गुण है करेक्टर, वास्तविक उपयोगिता का मान, जिसको बोलते हैं रियल वैल्यू। क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू मान। तो इसमें इतना याद रखना है कि अच्छे बीज का वास्तविक उपयोगिता जो मान है 75% अबाउ होना चाहिए। अब रियल वैल्यू क्या होती है, वास्तविक उपयोगिता मान, सीड वाली क्लास में अच्छे से पढ़ाया है, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इसको RV बोलते हैं, रियल वैल्यू मान बराबर अंकुरण प्रतिशत, जर्मिनेशन प्रतिशत मल्टीप्लाई भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी जो है ना वो, और बटे में 100। अब जो आएगा वो 75 से अगर कम आ रहा है तो वो अच्छा बीज का गुण नहीं है, गुड सीड का करेक्टर वो नहीं है। क्योंकि गुड जो सीड होगा उसके करेक्टर्स में है कि उसका रियल वैल्यू जो मान है 75% अबव होना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए, ठीक है। और निकालते कैसे ये मैंने बता दिया, अंकुरण प्रतिशत, भौतिक शुद्धता प्रतिशत और बटे में 100। आगे देखते हैं, बीज की जीवन क्षमता, उसकी जो लाइफ साइकिल है, जीवन जो क्षमता है वो भी उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। बीज में उपस्थित भ्रूण विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसकी उसकी जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। और ऐसे जो बीज हैं, एक जो पर्सन मैंने पढ़ाया था, दाना और बीज में अंतर,
दाने और बीज में अंतर, ग्रेन और सीड के अंदर अंतर बताया था, उस क्लास का लिंक मैं मेंशन करूंगा। उसके अलावा एक क्लास का लिंक और इसमें मेंशन करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। और उसके अलावा मैंने कल कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, एक क्लास है 50% एग्रोनॉमी रिवीजन इन 35 मिनट, BS इसका 35 मिनट के अंदर कंप्लीट 50% वो उसका रिवीजन किया। वो वाली क्लास और ये वाली क्लास देख लोगे, 5 साल के पेपर में दूंगा, वो आप देख लोगे तो कुछ भी मेरे को नहीं लगता आपको बाहर से आएगा इससे। बाकी हम जो पेपर बना के देंगे वो ही छपेगा अगले दिन, ये कंफर्म है। आगे देखते हैं, जीवन क्षमता जो ज्ञात करते हैं वो इसके लिए एक तो करते हैं TZ टेस्ट, TZ या टेट्राजोलियम टेस्ट, 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड या टेट्राजोलियम ब्रोमाइड रसायन का 1% घोल लेते हैं, उसमें बीजों को 24 घंटे के लिए तक डुबो दिया जाता है। जो जीवित बीज होता है फॉर्मेन के कारण लाल गुलाबी रंग का हो जाता है, जो जीवित बीज है वो लाल गुलाबी रंग का हो जाएगा, बाकी नहीं चेंज होगा कलर, वो मृत बीज कहलाएंगे, और मृत बीज अपने काम के हैं नहीं, ठीक है। दूसरा है पोटेशियम परगमेनेट टेस्ट, केमनोफोर टेस्ट। इसमें क्या करता है, बीजों को केमनोफोर के घोल में डाला जाता है, इससे मृत बीजों का रंग बदल जाता है। अब देखो TZ जो टेस्ट है ना, उसमें तो क्या हो रहा था, जीवित बीजों का रंग बदल रहा था, जबकि पोटेशियम परगमेनेट टेस्ट में क्या हो रहा है, मृत बीजों का रंग बदल रहा है। एक है इडिगो कमाइन, एक है गोर्डेक्स परीक्षण, गोर्डेक्स टेस्ट और इडिगो कमाइन विधि। ये किसके हैं टेस्ट, ये सारे बीज की जो लाइफ साइकिल, जीवन क्षमता जो है उसको जांचने के हैं। अब जीवन क्षमता और बीज की ओज वाइगर, सीड वैगर और सीड की लाइफ साइकिल अलग अलग चीज है। वैगर ओज किसको कहेंगे, उगने की जो क्षमता है, कितने कॉन्फिडेंस से, कितने किस तरीके से उसमें कितनी स्पीड से वो ग्रो कर रहा है, या उसके अंदर कितना जज्बा है उगने का, उस चीज को ओज कहेंगे। और उसकी जो क्षमता है जीवन पूरा लाइफ का, उसको कहेंगे लाइफ साइकिल। तो दोनों में अंतर है, ये चीज समझना। आगे देखते हैं, बीजों के प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शॉर्ट तरीके से मैं समझा रहा हूँ। बीजों के अपने पास मेनली जो है 5 प्रकार होते हैं, पर जो एक प्रकार है वो इंडिया में होता ही नहीं है, इसलिए 4 प्रकार पढ़ेंगे। पहला होता है अपना मूल केंद्रक या न्यूक्लियस सीड, पहला होता है मूल केंद्रक या न्यूक्लियस सीड। उसके बाद में आता है कौन सा, प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड। उसके बाद में आता है कौन सा, आधारभूत बीज या फाउंडेशन सीड या मदर सीड, इसको M यानी मदर या F यानी फाउंडेशन सीड। उसके बाद में आता है कौन सा अपना, सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज, ठीक है, जो किसान को दिया जाता है, सर्टिफाइड सीड, ठीक है। ये हो गया 1, 2, 3 और 4 प्रकार हो गए। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं मूल केंद्रक बीज के बारे में। मूल केंद्रक या न्यूक्लियस सीड, यह बीज 100% शुद्ध होते हैं, यह बीज 100% शुद्ध होता है। इसके बेग पर किसी भी रंग का टैग नहीं होता है। अगर आपको टैग देखने को भी मिलेगा कई जगह तो इस पे आएगा बफ कलर का, BUFF, बफ कलर का टैग होता है। न्यूक्लियस सीड करते हैं और बीज उत्पादन की जो सीड प्रोडक्शन यूनिट है उसका सबसे पहला उत्पाद होता है न्यूक्लियस सीड। बहुत कम मात्रा में आता है। जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी, शुद्धता भौतिक और आनुवंशिक दोनों शुद्धता इसकी है वो 100% होती है। रियल वैल्यू मान इसका बहुत ज़्यादा होता है। जर्मिनेशन परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो बीज होता है वो होता है रिसर्च लोगों के पास, बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है, फिर उससे बीज को बढ़ाया जाता है, उसका रेप्लिकेशन किया जाता है, मल्टीपल रेप्लिकेशन किया जाता है, तब जाके फिर बीज की मात्रा बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। बाकी इसकी बात करें तो क्वांटिटी में ये होता है कम, मात्रा में होता है कम, पर क्वालिटी में बात करें सबसे उच्च होता है। उन्नत किस्म के बीजों की प्रारंभिक अवस्था है या प्रारंभिक मात्रा है जो संबंधित पादप प्रजनक प्लांट ब्रीडर के पास होती है, ये बीज सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ये बीज सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ये यहाँ पे न्यूक्लियस सीड का फंडा खत्म। अब आगे आता है अपने पास कौन सा, प्रजनक बीज या ब्रीडर, ब्रीडर या प्रजनक। तो इस पे देखो ब्रीडर या प्रजनक, प्रजनक मतलब पीला, सुनहरा पीला, गोल्डन येलो, गोल्डन येलो, सुनहरा पीले रंग का टैग होता है, सुनहरे पीले कलर का टैग होता है ब्रीडर सीड पे या प्रजनक बीज पे, राइट। और न्यूक्लियस बीज की संतति है, क्या है, न्यूक्लियस जो बीज था उसकी संतति है, उससे बन रहा है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्रीडर सीड है, प्रजनक बीज है, उसका जनक कौन है, तो उसका जनक कौन है, न्यूक्लियस सीड है। और न्यूक्लियस सीड की संतति कौन है, इसका औलाद कौन है इसकी, बी, कौन सा, ब्रीडर सीड। और ब्रीडर सीड पे कौन सा टैग होता है, गोल्डन येलो, सुनहरा पीले रंग का टैग होता है। ऐसे याद रखना। देखो प्रजनक, प्रजनक, यहाँ पे देखो प्र से पीला, और पीला कौन सा, सुनहरा पीला, सुनहरा पीला प्रजनक या ब्रीडर सीड पे होता है। ये बीज न्यूक्लियस सीड की संतति है, न्यूक्लियस की संतति है, ये इसी से तो बना है ये। आगे देखो ये बीज भी 100% शुद्ध होता है, राइट। इस बीजों के थैले पर सुनहरा पीले रंग का टैग होता है। यह बीज आधार बीज का स्रोत होता है। एक चीज मैंने कह दी इसमें, ये आधार बीज का स्रोत होता है, मतलब ये जो मदर सीड है इसका क्या होता है, जनक होता है।
या फिर मैं कहूँ मदर सीड किसकी संतति है, ब्रीडर सीड की है। मदर सीड जो होता है उसको फंडामेंटल सीड भी बोलते हैं या मदर सीड भी बोलते हैं, ये सबकी माँ है, इसको आधार बीज भी कहते हैं। आधार, क्या कहते हैं, आधार। ये देखो आधार बीज या फाउंडेशन सीड या मदर सीड कहते हैं। प्रजनक बीज से जो बीज तैयार किया जाता है उसे आधार बीज कहते हैं, ठीक है। प्रजनक या ब्रीडर, जिसको इंग्लिश में कह रहा हूँ, या मैं कह सकता हूँ सीधा सा कि ब्रीडर बीज से या ब्रीडर सीड से जो तैयार किया जाता है उसको फंडामेंटल या मदर सीड कहता हूँ, आधार बीज कहता हूँ। आधार, देखो ऐसे करो, आधार, तो मैंने इसको याद कर रखा है सफेदार। सफेदार मतलब आधार बीज पे कौन सा, सफेद कलर का टैग होता है, इस पे कौन सा रहता है, सफेद कलर का टैग, वाइट कलर का इस पे टैग होता है। आगे देखो, प्रजनक बीज से जो बीज तैयार किया जाता है उसे आधार बीज कहते हैं। ये आपका प्रजनक गोल्डन येलो इस पे टैग है, ब्रीडर सीड है, इससे तैयार किया जाता है आपका मदर सीड। आधार बीज का उत्पादन प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में किया जाता है, जो आपके केवीकेज हैं उन पे इसका किया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं। इसकी आनुवंशिक शुद्धता 98% तक होती है। अब यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे पहुँचते पहुँचते बीज का मल्टीपल रेप्लिकेशन अपन करते हैं, उसको बार बार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ भौतिक अशुद्धताएँ आ जाती है। यहाँ पे 100% था दोनों में, यहाँ पे 98 हो गया, पर इससे कम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कौन सा है भाई, अरे यार सारे हटा दिए क्या, चलो कोई नहीं, इसको एक बार ऊपर भी ले लेता हूं मैं थोड़ा, ये लो। इसके बाद में बीज है, देखो इसके बारे में, इस प्रकार के बीज की थैली पे सफेद रंग का टैग होता है, मैंने बता ही दिया। इसे प्रमाणित बीज का स्रोत होता है, इसे मात्र बीज भी कहते हैं। पहले हो गया न्यूक्लियस सीड, फिर इससे बन गया कौन सा, ब्रीडर सीड या जिसको कहते हैं प्रजनक बीज, सुनहरा पीला पफ कलर, उससे वाला मदर सीड या फंडामेंटल सीड जिसपे सफेद कलर का टैग था, उससे बन गया कौन सा अपना प्रमाणित बीज, विश्वस्त बीज या सर्टिफाइड सीड। और सर्टिफाइड सीड पे होता है कौन सा, नीले कलर का टैग होता है, किसानों को दिया जाता है। भौतिक शुद्धता है उसकी 98 होती है, आनुवंशिक शुद्धता 99 होती है, जर्मिनेशन परसेंटेज है 75% अबव, सॉरी रियल वैल्यू जो मान है वास्तविक उपयोगिता मान 75% से अधिक होता है। लोकल किस्मों से 10 से 15% अधिक वेराइटी उत्पन्न करता है। नीले कलर का टैग होता है और किसान को बुआई के लिए हाइब्रिड के रूप में प्रोवाइड करवाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रमाणित बीज या विश्वस्त बीज या सर्टिफाइड सीड। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है, किससे, मदर सीड से या आधार बीज से ही प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है। आधार सीड पे होता है सफेद टैग, इस पे होता है गोल्डन येलो और इस पे होता है बफ, राइट, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ये बीज किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है। इस प्रकार के बीजों की थैली पर नीले रंग का टैग लगा होता है, मैंने पहले कह दिया नीले रंग का टैग रहता है। आगे देखो, इसकी आनुवंशिक शुद्धता 98% होती है, जबकि आनुवंशिक भौतिक शुद्धता 99% तक इसकी रहती है। इसका उत्पादन भी प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में किया जाता है। नोट, पंजीकृत बीज जो होते हैं इसके बेग पे बैंगनी रंग होता है, पर वो अपने पर्पल कलर का टैग होता है। यह बीज प्राय भारत में उगाया नहीं जाता है, तो इसको अपन पढ़ेंगे भी नहीं। अब देखो आगे, ये बीजों का वर्गीकरण दिया हुआ है, ये अपने नहीं है, बीज पत्र के आधार पे हैं, मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री होते हैं मोनोकोट, जिनका बीज को आप दो भागों में बराबर भागों में बांट नहीं सकते वो, तो ग्रेमिनी कुल के जितने भी पादप हैं, ग्रेमिनी के सीरियल क्रॉप्स हैं, वो सारी हैं। और द्विबीजपत्री में आएगी, बीज को दो भ्रूण पत्रों में बांट सकते हैं, दलहनी फसलों के बीज, जैसे चना है, दाल है, उसको चोट मारोगे दो बराबर भागों में वो खुल जाएगा, उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। दो उसमें क्या होते हैं, बीज पत्र होते हैं। अब आता है प्रकाश के आधार पे, ये अपने नहीं दिया हुआ उतना। अंकुरण के आधार पे समझ लो, यहां से क्वेश्चन आता है, अंतर वाला जो क्वेश्चन आएगा ना आपके, उसमें आएगा ईपीजीएल और हाइपोजीएल। ऊपरी इधर तो आ जाएगा ईपीजीएल, ई, और इधर आएगा एच, हाइपोजीएल। ईपीजीएल को क्या बोलते हैं, देखो ई, एपीजीएल लिखा हुआ पर ईपीजीएल होता है ये, इसको बोलते हैं ऊपरी भूमिक। क्या बोलते हैं, ऊपरी भूमिक। और ये हो गया हाइपोजीएल, हाइपोजीएल को बोलते हैं अधोभूमिक, मतलब भूमि के अंदर। अब ईपीजीएल देखो, एबीसीडी के अंदर, एबीसीडी आप लिखते हो ए बी सी डी और ई, फिर आता है ई एफ जी एच। मेरे को ये बताओ पहले कौन आ रहा है, ई आ रहा है या एच आ रहा है? इसमें इस क्रम में पहले ई आ रहा है या एच आ रहा है? ऊपर कौन आएगा, पहले आएगा ई। इसका मतलब है ई का मतलब होता है उपरोभूमिक, पहले आ रहा ना उपरोभूमिक। उपरोभूमिक क्या होता है, जब बीज, ये सीड है, मैंने इसको मृदा में लगाया, इसका जो दल पत्र है, बीज पत्र है, वो क्या होगा, जब जर्मिनेट होगा ऊपर आ जाएगा पत्ती के रूप में, उसको बोलते हैं ऊपरी भूमिक। और हाइपोजीएल यानी अधोभूमिक। अधोभूमिक का मतलब हो गया क्या, अधो का मतलब नीचे,
तो जो दल पत्तर है ना वो नीचे ही रह जाएगा जमीन के अंदर ही और पौधा जर्मिनेट हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ऊपर कब जाते हैं अपन? अपनी जनरली बात करें तो बरसात के दिनों में ऊपर जाते हैं ना अपन, नहाने के लिए छत पे चले जाते हैं। मतलब शुरुआत में इसका दल पत्तर ऊपर आ गया, उसको बोलेंगे ऊपरी भूमि की या ईपीजीएल। ई पहले आ रहा है इसलिए ई पहले, मतलब ऊपर वाली लाइन में। तो बरसात के दिनों में ही तो ऊपर जाते हैं नहाने के लिए। तो जितनी भी अपनी बरसात की खरीफ वाली फसलें हैं ना, खरीफ वाली जितनी भी फसलें हैं वो सारी कौन सी होती है? ऊपरी भूमि की, या बोले तो ईपीजीएल होती है। ईपीजीएल होती है जिनका जर्मिनेशन के टाइम में दल पत्तर, जो भ्रूण पत्तर हैं, वो भूमि की सतह से, सरफेस से, लैंड की सरफेस से ऊपर आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ईपीजीएल। और अधोभूमिक अंदर कब घुस जाते हैं अपन? सर्दियों में। तो जितनी भी रबी वाली है, जितनी भी रबी वाली है वो सारी क्या है? हाइपोजीएल है। जैसे अगर मैं सीधा सा उदाहरण करूँ, गेहूं सर्दियों वाला है, मटर सर्दियों वाला है, चना कौन सा है? सर्दियों वाला है। तो जो सर्दियों के हैं वो सारे क्या होंगे? हाइपोजीएल होंगे। और हाइपोजीएल का मतलब एच बाद में आ रहा, मतलब अंदर रह रहा है, मतलब अधोभूमिक। अधोभूमिक का मतलब अंकुरण के टाइम जो दल पत्तर है वो भूमि के नीचे ही रह जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। राइट, ये हो गया। आगे देखते हैं, दो टर्म है, सीड इंडेक्स और सीड वेट। इसको बहुत प्यार से समझ लेना मेरे प्यारों, सीड इंडेक्स और सीड वेट। अब मेरे को एक बात बताओ, इंडेक्स जो आता है, आप रजिस्टर का भी खरीदा है? इंडेक्स जो आता है उसमें अधिकतम कितने आपको सीरियल नंबर दे सकता है? 100 टॉपिक तक दे सकता है ना? ऐसे तो नहीं है ना 1000 कॉलम दे देगा इंडेक्स में, 100। तो ऐसे याद रखना, सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स मतलब 100, सीड 100, सीड इंडेक्स, इंडेक्स में 100 ही कॉलम आ सकते हैं अधिकतम, 100 ही टॉपिक आप कर सकते हो, 1000 तो नहीं कर सकते। तो 100 दानों के वजन को, 100 दानों के भार को क्या कहते हैं? सीड इंडेक्स। क्या कहते हैं भाई? सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक। सूचकांक से याद रखना, सूचकांक, सूचकांक से मतलब 100, और सीड इंडेक्स मतलब इंडेक्स। वैसे याद रखना, रजिस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स में 100 कॉलम दे सकते हैं, इसका मतलब है 100 दानों का वजन। अब देखो, 100 बीजों के वजन को बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स कहते हैं। बीज सूचकांक मोटे व भारी दानों के लिए काम में लेते हैं। जो मोटे दाने हैं ना, मक्का हो गया, चना हो गया, उनके लिए। ठीक है, अब आता है एक परीक्षण भार, जिसको बोलते हैं टेस्ट वेट। टेस्ट वेट, WIGHT वेट, परीक्षण भार। परीक्षण भार, परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट। अगर आप टेस्ट लोगे तो बहुत सारे लोगों का लेते हैं टेस्ट, तो 1000 लोगों का लेंगे, उसमें से अपन देखेंगे कौन पास हो रहा है कौन नहीं, ऐसे याद रखना इसको। तो टेस्ट वेट का मतलब हो गया 1000 दानों का वजन। 1000 दानों का वजन जो है उसको क्या बोलूंगा मैं? परीक्षण भार या टेस्ट वेट बोलूंगा। यहाँ पे देखो, 1000 दानों, 1000 बीजों के वजन को परीक्षण भार कहते हैं। ये हल्के व छोटे बीजों तो काम में लिए जाता है। जैसे एक बाजरा है, अब बाजरा के मैं 100 दानों को तोलूंगा तो मेरे को आइडिया ही नहीं आएगा कितना वजन है, क्योंकि वो बारीक है। तो उनका क्या करूंगा मैं? 1000 दानों का करूंगा। तो सीधे सी बात है, जो बारीक दाने हैं, छोटे दाने हैं, उनका अपन करते हैं टेस्ट वेट। 1000 दानों का वजन लेते हैं। वजन क्यों लेते हैं वो आगे बताऊंगा। और जो मोटे दाने जिनको गिन सकते हैं, उनमें थोड़ा वजन भी होता है, उनको लेते हैं 100 दानों का वजन। जो फॉर्मूला बताया था उसमें काम में आती है ये चीज़, अभी बताऊंगा कैसे। तो वहां पे लेते हैं 100 दानों का वजन। तो 100 दानों के वजन को बोलते हैं सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक। और 1000 दानों को बोलते हैं टेस्ट वेट या परीक्षण भार। दीपांशु, पानी ले आना आप, बोतल। ठीक है, बोतल यहाँ पे नहीं है क्या? ये नहीं, चलो कोई नहीं। ये आ गया बीज सूचकांक, सीड इंडेक्स, 100 दानों का वजन। देसी चने का होता है 16 ग्राम, मक्का का होता है 20 से 25। मूंगफली मोटी है ना, मूंगफली के 100 दाने तोलना एवरेज 45 ग्राम आएगा, वो किस्म के हिसाब से है। सोयाबीन का होता है 10 से 15, मटर का होता है 35 से 40 ग्राम। अब बात करते हैं टेस्ट वेट की। तो टेस्ट वेट देखो छोटे वालों का निकलेगा, जैसे कि गेहूं का, धान का, सरसों का, बाजरे का। गेहूं का होता है 40 ग्राम, तिल का होता है 3 ग्राम। तिल के बीज देखें, बहुत बारीक तिल के लड्डू खाए ना, वो 1000 तिल के दाने है ना, बीज है ना, वो 3 ग्राम के होंगे, है ना। उसके बाद देखो गेहूंसा जो है ना, गेहूंसा फेलरिस माइनर, गेहूं का नकलची खरपतवार, वीड वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं, उसका होता है ओनली 2 ग्राम। धान का होता है 25 ग्राम, बासमती धान का होता है 21 ग्राम, सरसों का होता है 6 ग्राम। सरसों के 1000 दानों का वजन, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? परीक्षण भार, टेस्ट वेट। टेस्ट वेट का मतलब 1000 दाने, और सीड इंडेक्स का मतलब 100 दाने। तो टेस्ट वेट जो होता है, सरसों के 100 दानों का वजन वो होता है 6 ग्राम, सॉरी 1000 दानों का वजन होता है 6 ग्राम। बाजरे का होता है 5 ग्राम। अब आता है आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी। आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी, उत्तम व शुद्ध बीज उत्पादन के लिए, उत्तम व शुद्ध बीज उत्पादन के लिए बीजों को अलग अलग दूरी पे उगाया जाता है, ताकि उसमें क्रॉस पोलिनेट नहीं हो। ठीक है, एक परागण दूसरे परागण पे नहीं आए और शुद्ध अपने को उत्पादन मिल सके। भाई इस किस्म का आगे पोलन इस पे गिर गया और पोलिनेशन हो गया तो जेनेटिक रूप से प्योर नहीं रहेगा, और जेनेटिक रूप से प्योर करना है तो अपने को आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन रखनी पड़ेगी।
तो ये आपकी नहीं पूछेगा, बीएससी के अंदर कंपटीशन एग्जाम के थ्रू है, तो वो मैं बाद में आपको पढ़ा दूंगा। अभी बात आती है अपनी डोरमेंसी। डोरमेंसी या सुसुप्त अवस्था किसे कहते हैं? सुसुप्त अवस्था क्या होती है? एक जीवित बीज है, एक जीवित बीज है, और उसको जितनी फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, जैसी उसको परिस्थितियाँ चाहिए, मैं उसको सारी परिस्थितियाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी वो उग नहीं पा रहा है, तो उसको कहूँगा मैं कि सीड डोरमेंसी में गया, मेरा बीज सुसुप्त अवस्था में गया, सो गया है, वो सुसुप्त अवस्था में चला गया है। जीवित व पूर्णतः परिपक्व बीज को, मतलब जीवित है, परिपक्व है, शुद्ध है, उस बीज को अन्य सभी परिस्थितियों के सामान्य होने पर भी अंकुरण नहीं हो पाता है, अर्थात अंकुरण के लिए सभी दशाएं अनुकूल होने पर भी अंकुरण नहीं होना बीज की सुसुप्तावस्था कहलाती है। लाइक तुम हो, तुमको कॉलेज मिल गई, तुमको क्लासें मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हें जो चीज़ चाहिए पढ़ने के लिए फ़ोन मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, ईयरफोन मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम डोरमेंसी में हो। जब सारी चीज़ मिल रही है उसके पश्चात आप पढ़ नहीं रहे हो, जैसे ही बीज को सारा एनवायरनमेंट मिल रहा था, जितना टेम्परेचर चाहिए, जितनी लाइट चाहिए, जितना उसको नमी चाहिए, सारा कुछ मिलने के बावजूद वो उग नहीं रहा था, उसको क्या कहेंगे अपन? डोरमेंसी। अब है कि डोरमेंसी को तोड़ने के उपाय, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के उपाय। पहला है खुरचना या स्केरिफिकेशन। खुरचना, आपने एक चीज़ देखा होगा, अपन किसी चीज़ को खुरच देते हैं, कोई की गाड़ी खड़ी है, अपन क्या कहते हैं कि यार बच्चा स्क्रैच कर गया। स्क्रैच का मतलब क्या होता है? उसको खुरच गया, उस पर कुछ लकीर मार गया, किससे कठोर सतह थी उसकी, या कुछ भी रेजमाल पत्थर घिस दिया उसकी सतह को, उसको बोलते हैं खुरचना। स्क्रैच, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन क्या होता है? आवरण को हटाने से पानी व गैसों का विनिमय शुरू हो जाता है। कोई बीज है, जीवित है, शुद्ध है, सारी चीज़ इसको प्रोवाइड करा दी, फिर भी उग नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा? उस बीज को पकड़ूंगा, रेजमाल से थोड़ा घिस दूंगा उसको, ताकि बाहर का जो नमी है, हवा है, वो उसके संपर्क में आ जाए। अगर कठोर परत उसकी टूट जाएगी, तो उसको घिसने को क्या कहते हैं? खुरचना या स्केरिफिकेशन कहते हैं। जैसे आप वो नहीं पढ़ रहे हो, पकड़ के दो लगा दिए थप्पड़, थोड़ा सा घिस दिया आपको, और आप पढ़ने लग गए, ठीक है? क्यों नहीं पढ़ रहे थे? क्योंकि आप इनके संपर्क में नहीं आ पा रहे थे, तो संपर्क में आपको ला दिया। स्केरिफिकेशन पहला मेथड हो गया डोरमेंसी तोड़ने का। दूसरा हो गया केमिकल ट्रीटमेंट, रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार में याद रखना पोटेशियम नाइट्रेट, KMnO3 सबसे प्रबल सुसुप्त अवस्था तोड़ने वाला वो है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट 1 से 3% घोल बाहरी परत को कम कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड, कपास में सख्त आवरण को हटाने के लिए 1/10, और एक है इसमें H2SO4 गंधक का तेजाब भी यूज करते हैं। और आगे देखते हैं, आलू में डोरमेंसी हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? थायोयूरिया का। थायोयूरिया की 1% मात्रा आलू की, सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनेसी, कुफरी सोलन शिमला आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, सुसुप्तावस्था तोड़ने में सहायक होती है। जिब्रेलिक अम्ल भी आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने में सहायक होता है। इथाइलिन क्लोराहाइड्रिन भी यूज करते हैं, पोटेशियम थायोसाइनेट भी यूज करते हैं। फिर एक तो मैंने बताया केमिकल में ये इतनी चीजें आ गई। दूसरा मैंने बताया था खुरच कर या स्केरिफिकेशन। दूसरा है फिर चिलिंग तापमान द्वारा। आप कुछ ही नहीं कर रहे हो, तो आपको सर्दी में उठा के पटक दिया फ्रिज में, बीज नहीं उग रहा, उसको कम टेम्परेचर में कर दिया, उसको बोलते हैं स्टार्टिफिकेशन। स्टार्टिफिकेशन बोलते हैं निम्न तापमान पे 2 से 8 डिग्री पे 12 घंटे के लिए उसको रख देते हैं, तो कहीं जाग ही जाए, सो गया। डोरमेंसी का मतलब यही है, सोना, ठीक है। एक होता है चिलिंग तापमान, और एक होता है फिर उसका हॉट वाटर ट्रीटमेंट। फिर भी नहीं जाग रहा तो उसको उबलते हुए पानी में 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पानी में पटक दो बीज को, फिर कहीं उगी जाए वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट। जो किसने दिया था? जयचंद और लूथरा, दो वैज्ञानिक थे, जयचंद और लूथरा। इन्होंने हॉट वाटर ट्रीटमेंट और सोलर ट्रीटमेंट के बारे में बताया, ठीक है। एक होता है बीजोपचार का क्रम होता है FIR का मतलब होता है पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर। ये ट्रिक है FIR। बीजों को जब उपचार करोगे ना बुआई से पहले, तो पहला आता है फंजीसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से, फिर राइजोबियम कल्चर से। ये हो गया आपका डोरमेंसी तोड़ने के वो। अब आती है डोरमेंसी 3 प्रकार की होती है, देखो। पहली होती है जन्मजात, प्राथमिक, प्राइमरी या इननेट। इननेट होती है आनुवांशिक कारणों के कारण, भाई उसके पिताजी, उसकी जो किस्म थी उसमें भी ये दिक्कत थी, इसके कारण होती है इननेट। दूसरी होती है द्वितीयक या इंड्यूकेट। द्वितीयक सुसुप्तावस्था, सेकेंडरी या इंड्यूकेट, वो होती है वातावरणीय कारकों से, बाहर के कारकों से। और तीसरी होती है इनफोर्स्ड, बलकृत, इनफोर्स्ड, फोर्स्ड FORCED, किसी को फोर्स कर रहे हैं ना, वैसे इनफोर्स्ड। इनफोर्स्ड में क्या होता है? बीजों को भूमि में अधिक गहराई में दबने पर और आनुवांशिक और वातावरणीय मिक्स रूप से हो जाती है, उसको इनफोर्स्ड कहते हैं। और एक जई जो है ना, जंगली जई, ठीक है, जंगली जई एक ऐसा है जिसमें तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है। जंगली जई के अंदर तीनों प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें
अब भूपरिष्करण, हाँ भूपरिष्करण देख लेते हैं, उसके बाद में सोविंग वाला टॉपिक देखेंगे। क्लास की चांस तो यही है कि मैं इसी में करवा दूं, बट यहाँ पे चलो कोई नहीं, अभी तो 1 घंटे की हुई है, ज़्यादा नहीं हुआ। भूपरिष्करण पर चीज़ें कितनी क्लियर कर ली ये सोचना। भूपरिष्करण देखो, भूपरिष्करण क्या होता है, भू यानी भूमि, परिष्करण मतलब शुद्ध करना, भूमि को शुद्ध करना। टिलेज, टिलेज जो है वो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज से लिया गया है, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्री पीजी में आया हुआ है, डब्ल्यू में आया हुआ है कि प्री एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज से लिया गया है टिलेज। टिलेज है ना, भू और परिष्करण। अब एग्रोनॉमी में वही तो था, भूमि का प्रबंधन कर रहे, तो भूमि के प्रबंधन की सबसे प्राथमिक क्रिया है ये, राइट। यहाँ देखो, फसल उगाने हेतु मृदा को उचित बनाने के लिए की जाने वाली यांत्रिक क्रियाओं को भूपरिष्करण कहते हैं। ये कोई गौचर की भूमि है, उबड़ खाबड़ है, कचरा कुकड़ है, इसको साफ कर दिया, बिल्कुल लेवलिंग कर दिया, इस पे ऐसा कर दिया कि सीड लगाओ और सीड उग जाएगा, फसल उग जाएगी। उसको इस हालत में लाने तक उस मृदा की, उस खेत की, उस फील्ड की बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको इंप्रूव करने के लिए, उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाओं को ठीक करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसको अपन टिलेज कहते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि किसी लैंड पे या सरफेस पे जो फिजिकल मैनिपुलेशन किया जाता है, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ हेल्प एनी टूल्स, किसी भी टूल की सहायता से, किसी भी यंत्र की सहायता से जो कठोर सतह है, सब सोइल है, उसको तोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें सोइल में मैंने करवा दी, जिसने सोइल की क्लास देखी है उसके कोई डाउट नहीं रहेगा। एक साथ तीनों चारों चीज़ें क्लियर हो रही है, क्योंकि सोइल साइंस एग्रोनॉमी का ही पार्ट है, तुम्हारे अलग दे दिया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, राइट। हाँ, क्या बता रहा था, भूल गया। भूपरिष्करण, भूपरिष्करण में उसको शुद्ध करना। ये कोई खेत है, यहाँ पे डायरेक्ट गौचर है, यहाँ पे फसल नहीं उगा सकते हैं, तो जो सारी क्रियाएं कर रहे हो और इस मृदा को वहां तक ले जा रहे हो, उस लेवल तक इसकी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है उनको इंप्रूव कर रहे हो, स्थिति को सुधार कर रहे हो, उसको कहेंगे टिलेज, राइट। अब देखो, भूपरिष्करण शब्द का जनक जेंथ्रोटुल है। जेंथ्रोटुल कौन है, खरपतवार विज्ञान का भी ये, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी HHB, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। बुआई से पहले जुताई, बुआई करेंगे उससे पहले जो जुताई कर रहे हैं उसको टिलेज कहेंगे अपन, ठीक है। बुआई से पहले जुताई या हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, HHB। ये पुस्तक किसने लिखी थी, जेंथ्रोटुल ने लिखी थी। और जो भूपरिष्करण टिलेज शब्द है वो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज से लिया गया है। अब भूपरिष्करण की डेफिनेशन मैंने बताई दी कि किसी खेत की मृदा को इस स्थिति में लाना कि उसमें बुआई कर सके आसानी से, उसको टिलेज कहते हैं। उसमें उसको कंकड़ पत्थर हटाना, साफ सफाई करना, लेवलिंग करना, सारी चीज़ें आ गई उसमें। और मृदा की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, पोरोसिटी क्या है, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ से क्लियर है, तो यहाँ पे वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। आगे एक शब्द आता है टिल्थ, एक तो हो गया टिलेज, TILLAGE। टिलेज तो हो गया, ये मेरा खेत था, ये ऐसा ऐसा था, इसको मैंने बिल्कुल लेवल करके, अच्छा साफ सुथरा करके, हल जुताई करके, कठोर परत को तोड़ के, सब सोइल को तोड़ के अच्छा कर दिया, उसको मैं, उस क्रिया को मैंने बोला टिलेज। पर इस क्रिया करने के बाद, समझना इसको, टिलेज की क्रिया करने के बाद मेरे खेत की पहले तो स्थिति थी ये, उसके बाद में मेरे को स्थिति मिली ये, बिल्कुल। तो जो टिलेज की क्रिया के उपरांत जो मृदा की स्थिति या खेत की स्थिति जो अपने को प्राप्त होती है, जो कंडीशन प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं टिल्थ, TILTH। टिल्थ, टिल्थ की डेफिनेशन सुनना। टिल्थ क्या होती है, टिल्थ क्या होती है कि भूपरिष्करण की क्रिया के पश्चात या भूपरिष्करण की क्रिया के दौरान, या बोले तो टिलेज की जो जितनी भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, टिलेज की जो फंक्शन कार्य कर रहे हैं, टिलेज के उपरांत जो अपने को स्थिति प्राप्त हो रही है, उसको क्या कहेंगे, टिल्थ कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, भूपरिष्करण का मृदा पे प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ेगा, टिलेज अगर करेंगे तो खेत में क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब टिलेज करेंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक स्थिति जो है मृदा की, भौतिक स्थिति। अब मृदा की भौतिक स्थिति में क्या आता है, उसकी कठोर परत को तोड़ना, उसमें पोरोसिटी को बढ़ाना, उसमें किसी भी प्रकार का कंकड़ पत्थर वगैरह ना हो, साफ सुथरी हो, वो भौतिक स्थिति में आ जाता है। दूसरा अपन बात करते हैं इसकी केमिकल कंडीशंस, रसायन, मतलब खाद उर्वरक काम में लेते हैं, उनके कुछ अवशेष रह जाते हैं, कुछ ऐसे हानिकारक केमिकल्स रह जाते हैं जो अपनी फसल को, पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हटाना। तीसरी है बायोलॉजिकल कंडीशन। भाई तीन ही तो, किसी भी चीज़ की तीन अवस्थाएं भी तीन होती है और कंडीशंस भी तीन होती है। भाई फिजिकल रूप से मैं स्वस्थ हूँ, केमिकल रूप से स्वस्थ हूँ और बायोलॉजिकल रूप से, तो मृदा की तीन है, यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी है अपने पास। फिजिकल में मैंने बता दिया, जो आंखों से दिख रही है, हाथ से काम कर रहे हैं। केमिकल में उसके अंदर कुछ अपशिष्ट वगैरह है, खाद कितना काम में लिया हुआ, पहले क्या अम्लीय है, क्षारीय है, वो सारा मैनेजमेंट इसमें होता है केमिकल में। फिर बचता है बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में आता है कि मृदा में सूक्ष्म जीव कितने हैं,
जीवाणु कौन सा है, वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ, ये सारे आते हैं बायोलॉजिकल कंडीशन में। और ये बायोलॉजिकल कंडीशन कब सुधरेगी मृदा की? जब फिजिकल कंडीशन सुधरेगी। फिजिकल कंडीशन का मतलब उसमें पोरोसिटी रहेगी, रंध्रावकाश रहेगा, मृदा के कण दूर दूर रहेंगे, उसमें अच्छी हवा रहेगी, नमी रहेगी, तभी तो उसमें सूक्ष्म जीव पनप पाएंगे। अब सूक्ष्म जीव, अब वो अलग बात है कि दो प्रकार के हैं, लाभदायक और हानिकारक। तो अपन यहाँ पे लाभदायक की बात करेंगे बायोलॉजिकल जो आपकी कंडीशन है उसके अंतर्गत। तो बायोलॉजिकल कंडीशन जब फिजिकल सुधर गई तो बायोलॉजिकल अपने आप सुधर जाएगी। फिजिकल रूप से मैं शुद्ध हूँ, सही हूँ, तो बायोलॉजिकल कंडीशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ताप संवहन घटता है, मृदा का तापमान घट जाएगा। एक तो बिना जुताई किया हुआ खेत है, एक पूरा अच्छी तरीके से जुताई किया हुआ खेत है, तो इसका टेम्परेचर क्या है, मेंटेन रहेगा। दूसरा, मृदा रंध्रावकाश में वृद्धि होगी। सोइल साइंस में हमने पढ़ा था पोर स्पेस दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। एक में हवा रहती है, एक में पानी रहता है। तो खेत की अब जुताई उताई करोगे, जो ढेले हैं, जो पेडोन हैं, जो आपके मृदा के ढेले हैं मोटे, वो सारे टूटेंगे, दूर दूर होएंगे। बढ़िया तरीके से उसकी जुताई अगर आप करोगे तो उसमें पोर स्पेस भी बढ़ जाएगा, और पोर स्पेस अगर बढ़ गया रंध्रावकाश, तो बायोलॉजिकल कंडीशन ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। फिर है स्थूल घनत्व, बीडी में कमी होती है। अब एक चीज़ बताया था, बीडी क्या होता है, स्थूल घनत्व। सोइल साइंस की क्लास में पढ़ाया था मैंने, और कितना होता है 1.33 ग्राम पर सेमी क्यूब। जब ये बीडी घटता है ना, तो सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मृदा उर्वरता बढ़ जाती है। और जब अपन टिलेज कर रहे हैं तो टिलेज का उद्देश्य क्या है, ज़्यादा उत्पादन लेना। तो टिलेज जब अपन ज़्यादा करते हैं, अच्छा उत्पादन लेंगे। अच्छा उत्पादन कब देगी, जब मृदाएं उर्वर होगी। और मृदाएं उर्वर कब होगी, जब उनका बीडी घटेगा। बीडी होता है स्थूल घनत्व। अब क्या होता है सोइल साइंस की क्लास में, देखो यहाँ पे नहीं समझा सकता, अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्लास। यहाँ पे इतना याद रखना है कि जब टिलेज करेंगे, टिलेज बढ़ाएंगे तो बीडी घटेगा, और जब बीडी घटेगा तो मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। जिन मृदाओं का बीडी कम होता है, बुल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व कम होता है, उन मृदाओं को अपन क्या कहते हैं, उपजाऊ मृदाएं होती है। जितना बीडी कम रहेगा उतनी उपजाऊता बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं भाई। हाँ, स्थूल घनत्व में कमी आती है, और कम स्थूल घनत्व वाली मृदाएं क्या होती है, उर्वर होती है, अच्छी होती है। प्रथम पशु चलित खरपतवार निकालने का यंत्र हॉर्स था, जो जेंथ्रोटूल ने। टिल्थ क्या होता है, देखो टिल्थ अभी आया था ना, टिल्थ देख लो किसे कहते हैं, टिल्थ। मृदा में भू परिष्करण के परिणाम स्वरूप, भू परीक्षण की क्रियाएं करने, टिलेज करने के उपरांत मृदा की जो भौतिक दशा में होने वाले बदलाव होते हैं, या जो भौतिक दशा, जो शुद्ध मृदा प्राप्त होती है, जिसमें आराम से अपन फसल लगा सकते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं, टिल्थ कहते हैं। अब देखो भू परिष्करण के प्रकार, ये टॉपिक तो मैंने 3-4 बार करवा रखा है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। भू परिष्करण दो प्रकार का होता है भाई। भूमि को शुद्ध करना या उस पर जो क्रियाएं वो दो प्रकार की है। कौन कौन सी? एक तो है बुआई से पहले, और एक है बुआई से बाद से लेके, या बुआई से लेके कटाई तक। जो बुआई से पहले की जो क्रियाएं हैं, साफ सफाई, लेवलिंग करना, पाटा लगाना, है ना, पेडोन डगलों को फोड़ना, पोरोसिटी बढ़ाना, तीनों कंडीशन, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंडीशन को इंप्रूव करना, वो सारी किस में आएगी, प्राइमरी में, प्राथमिक भू परिष्करण में आएगा। किस में आएगा भाई, प्राथमिक भू परिष्करण में। और बीज को लगाने, सोविंग से लेके उसकी कटाई, हार्वेस्टिंग की जो सारी क्रियाएं ना, बीच में निराई कर रहे हैं अपन, गुड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और भी इंटरकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं, वो सारे आएंगे सेकेंडरी टिलेज में, द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आएंगे। समझो अब ये देखो, प्राथमिक भू परिष्करण या प्राइमरी, फसल बुआई से पूर्व की गई यांत्रिक क्रियाएं प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आती है, जैसे जुताई करना, क्यारी करना, पाटा लगाना, ये सारे किस में आते हैं, प्राथमिक भू परिष्करण में। बात करते हैं अब प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन सा है। देसी हल है, डिश प्लाऊ, हेरो है, एमबी प्लाऊ है। प्लाऊ पहले ही तो निकालते हैं अपन, प्लाऊ जो रहता है गोल चक्के वाला, वो पहले ही तो करते हैं। फसल उगा के प्लाऊ काटेंगे तो नुकसान हो जाएगा, बीज दब जाएगा। तो ये हो गया आपके इसमें कठोर मृदा या उपयोगी चिसेल हल, कंट्री प्लाऊ। कठोर मृदा को तोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सब सरफेस जो है उसको तोड़ रहा हूँ मैं, कठोर परत को तोड़ रहा हूँ, उसको क्या कहूँगा, प्राइमरी टिलेज, ठीक है। रोटोवेटर जो है ना, वो प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण दोनों में आता है, इसको छोड़ो। आगे देखो, द्वितीयक भू परिष्करण या सेकेंडरी, मैंने बताया बीज को बुआई से लेके, सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का है। इसमें बीज की बुआई से लेके बुआई के बाद की सारी आंतरिक क्रियाएं सम्मिलित है, जैसे निराई गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना, दवा छिटकना, कटाई, मंडाई, ये सारे हैं। इसमें डिस्क हैरो, रिज हल, लेवलर, सीड ड्रिल, फर्टिगम सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, पडलर, ये सारे क्या है, सेकेंडरी में आ गए। अब आता है संरक्षित, कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज या संरक्षित भू परिष्करण, भूमि पर कम से कम जुताई करना ताकि सतह पर 30% से अधिक अवशेष रहे, कंजर्व रहे।
कम से कम टिलेज करते हैं उसको कहते हैं संरक्षित टिलेज, या ये इसमें 30% रहते हैं, इसको छोड़ो। ये देखो तुम तो न्यूनतम भू परिष्करण या मिनिमम टिलेज। न्यूनतम भू परिष्करण वह न्यूनतम टिलेज किसे कह रहे हैं, जो फिजिकल मैनिपुलेशन हो रहा है सतह पे, उसको साफ सफाई कर रहे हैं, तो वह सबसे कम साफ सफाई या सबसे कम भौतिक क्रिया या सबसे कम टिलेज, जिसके अंतर्गत सिर्फ इतना सा टिलेज करना है मिनिमम कि मैं बीज को लगा सकूं। यहाँ पे पढ़ो एक लाइन, इसमें अच्छी बीज संया तैयार करने व फसल के शीघ्र अंकुरण वृद्धि में जितनी कम से कम जुताई करें उसको क्या कहते हैं, न्यूनतम टिलेज कहते हैं। मिनिमम का मतलब ये होता है कम से कम टिलेज करूं और ऐसी स्थिति ले आऊं कि सिर्फ मेरा बीज उग जाए, उसको कहूंगा मिनिमम टिलेज। और इसके फादर कौन है, E.H. फोल्केनर। कौन है भाई, E.H. फोल्केनर। E.H. फोल्केनर है इसके फादर। रोटोवेटर याद में आता है। अब एक और दिया हो इसमें टर्म, शून्य भू परिष्करण, बोले तो जीरो टिलेज, शून्य भू परिष्करण या जीरो टिलेज। ये क्या है, यूएसए वगैरह में जब अकाल पड़ा, तेल पेट्रोल महंगा हुआ, तब की बात है यूएसए में। ये देखो न्यूनतम जुताई है, इसको बोलते हैं कि बिल्कुल करना ही नहीं है, या इसको कहते हैं अपन, एक चीज मैं बताऊं उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्राइमरी जो टिलेज है ना, प्राथमिक भू परिष्करण, उसको इसमें क्या किया जाता है, 100% तक क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। अवॉइड का मतलब नेग्लेक्ट किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और प्राइमरी में क्या कर रहे थे, बुआई से पहले की सारी क्रियाएं, तो समझ रहे हो, नो टिलेज, जीरो टिलेज, नो टिलेज, जीरो। मैं कहूँ मेरे पास 0 रुपए हैं, या मैं कहूँ मेरे पास पैसे नहीं है, बात तो एक ही है। और प्राथमिक टिलेज में क्या कर रहे थे, बीज को सोविंग से पहले की जितनी भी क्रियाएं कर रहे थे वो सारी इसमें नहीं करनी, उनको अवॉइड करना है। जीरो टिलेज किसको कहूंगा कि प्राथमिक जो टिलेज था, प्राइमरी जो टिलेज है उसको 100% अवॉइड करके सेकेंडरी टिलेज के रूप में डायरेक्ट बीज को बुआई कर दी। एक फसल थी, यहाँ से काटी, इस खेत से एक मैंने फसल काटी और इसको ना मैंने साफ किया, ना इस पे हेरो लगाया, ना प्लाऊ लगाया, कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जो प्राथमिक टिलेज था, प्राइमरी टिलेज, उसको तो मैंने 100% अवॉइड कर ही दिया। सेकेंडरी टिलेज के रूप में मैंने डायरेक्ट इस पे बीज बो दिए, हल चला दिया डायरेक्ट, सिड्रिल, उसको बोलूंगा जीरो टिलेज। इसमें प्राथमिक भू परिष्करण को बिल्कुल नहीं किया जाता है। सबसे ज्यादा जीरो टिलेज का प्रयोग धान के बाद गेहूं बोने में किया जाता है, ठीक है। और इसका जो फादर है वो है जेबी ट्रिपलेट। अब इसमें 3 वैज्ञानिकों के नाम आए मेरे पास टिलेज में। पहला आया बेटा जेन्थ्रोटुल, जो कि इसका फादर है, फादर ऑफ टिलेज, और HHB पुस्तक उन्होंने लिखी है। दूसरा वैज्ञानिक मेरे पास आया इसमें कौन सा, E.H. फोल्केनर, जो कि न्यूनतम या मिनिमम टिलेज का जनक है। तीसरा मेरे पास इसमें आता है कौन सा, जेबी ट्रिपलेट। ये क्या है, ये है शून्य भू परिष्करण का जनक। आगे चलो, अब आ गया आपके बीच में आता है एक टॉपिक बुआई, जो मैंने स्पेशली करवा रखा है, एग्रोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाना, वहां से कर लेना। बुआई या सोविंग। बुआई क्या होता है, फसल के बीजों को एक निश्चित दूरी, निश्चित गहराई और निश्चित आकार में या लाइन में जो डालते हैं उनको, उसको बुआई कहते हैं। बुआई की बहुत सारी विधियां हैं। पहली है परंपरागत बुआई, ट्रेडिशनल, ठीक है, जो पुराने लोग बोते थे। दूसरी है छिटक्कर, आपने देखा छिटक्कर, इसके लिए एक कला की आवश्यकता होती है, हर कोई छिटकना नहीं, जैसे रंजगा वगैरह गाँवों में बोते हैं तो अपन छिटकवा के बोल लेते हैं, छिटकवा बुआई। तीसरी होती है डिबलर द्वारा। डिबलर क्या होता है, एक ऐसा तीखा नुकीला वो होता है, हाथ के द्वारा ऐसे छेद किया, एक बीज डाल दिया, फिर उसको एक छेद किया, फिर उसको बोलते हैं डिबलर द्वारा। तो गेहूं वगैरह में पुराने टाइम की है। फिर होती है एक सीड ड्रिल या ट्रैक्टर के द्वारा जो पीछे आती है ना, बीज अपने आप पड़ते रहते हैं, 10 से 12 वो लाइनें होती है, चलता रहता है, उसको बोलते हैं सीड ड्रिल। एक होता है सीड फर्टिगम सीड ड्रिल, उसमें खाद और बीज दोनों साथ जाते हैं। 2 उसमें वो होते हैं, एक में खाद डालते हैं, एक में आगे यूरिया DAP जो डालते हैं वो डाल देते हैं। ट्रैक्टर से जब चलाते हैं तो खाद और बीज एक साथ पड़ते रहते हैं। एक होती है इसमें बेलों के द्वारा, हस्तचलित जो होता है, बेल आगे आगे चल रहा है और कूप में अपन यहाँ पे बीज डाले हुए ऐसे ऐसे पटक रहे हैं, ठीक है। वो तो ये बुआई वाला टॉपिक है, मैंने करवा रखा है, वहां से देख लेना। आगे आ जाओ भाई, पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखता हूँ क्लास कितनी बड़ी हुई है अभी, 1 घंटा 18 मिनट और है यार, बहुत कम हुई है अभी तो। चलो अब क्या होता है, मैं बहुत स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं मेरी क्लासों में, मैं इतनी स्पीड से पढ़ाता हूँ, है ना, मतलब बहुत तेज बोलता हूँ मैं, स्पीड भी और वॉल्यूम भी।
दोनों। अब जैसा गला सूख गया इतनी देर कंटिन्यू बोलते बोलते, अब मैंने पी लिया ठंडा पानी, अब अभी तो मेरे को राहत मिल गई है, ठीक है, सुकून मिल गया है, पर रात को क्या होएगा, अगले दिन क्या होएगा, गले में खराश हो जाती है, गला जम जाता है, क्योंकि इतनी देर काम कर रहे हैं, गर्म हो गया इंजन, फिर ठंडा कूलेंट डाल दिए तो दिक्कत करता है ये। पोषक तत्व पढ़ते हैं भाई, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसके 6 से 7 टॉपिक हैं और अपन अभी कर देते हैं इसको खत्म। पोषक तत्व कितने होते हैं, पहले 16 पोषक तत्व थे। कितने थे भाई, 16 आवश्यक पोषक तत्व थे। आवश्यक पोषक तत्वों की अनिवार्यता कसौटी जो सिद्धांत दिया था, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो दिया था आर्नोन और स्ट्राउट ने दिया था। कब दिया था, 1939 के अंदर। दो वैज्ञानिक थे, आर्नोन और स्ट्राउट, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1939 में पोषक तत्वों की आवश्यकता का या कसौटी का सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसे पुनः उसके बाद में 1954 में, ये इसमें कुछ गलतियां रह गई जो आर्नोन को जमा नहीं, फिर अकेले आर्नोन ने, जिसे पुनः परिभाषित 1954 में आर्नोन ने किया। ये पूछते हैं आर्नोन ने पोषक तत्वों की आवश्यकता का सिद्धांत सर्वप्रथम 1939 में, 1939 में दो वैज्ञानिक थे, आर्नोन और स्ट्राउट, उन्होंने दिया। उसके पश्चात 1954 के अंदर आर्नोन ने इसको मॉडिफाई किया और नया आधुनिक सिद्धांत दिया। और सिद्धांत दिया, उसमें क्या कहा उन्होंने कहा कि आवश्यक पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं, पहला से 3 चीज गई उन्होंने। पहली चीज क्या कही, वे पोषक तत्व जिनकी कमी से पौधा अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर एक भी पोषक तत्व की कमी हो गई तो पौधा लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता। दूसरी उन्होंने बात कही कि जिस पोषक तत्व की कमी है वो उसी पोषक तत्व से पूरी होगी। नाइट्रोजन की कमी तो नाइट्रोजन ही देना पड़ेगा। वहां पे एग्रोनॉमी विकास गुर्जर पढ़ा सकता है तो विकास गुर्जर ही पढ़ाएगा, दूसरे टीचर से बच्चे नहीं पढ़ेंगे। उसको कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। अगर सल्फर की कमी है तो सल्फर ही पूरी करे, कोई दूसरा पोषक तत्व उसकी कमी को पूरी नहीं कर सके, उसको कहते हैं। तो 2 चीज तो ये दे दी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। पहला क्राइटेरिया दिया कि उस तत्व की अगर कमी हो गई तो वो लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता, जीवन चक्र। दूसरा उन्होंने दिया कि जिस पोषक तत्व की कमी है वो उसी पोषक तत्व से पूरी होगी। तीसरा उन्हें दिया कि जो पोषक तत्व है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, अपन डायरेक्ट को क्या कहते हैं, प्रभावी या प्रभावी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो क्या हो, उसकी उपापचयी क्रियाओं में, उपापचयी मेटाबॉलिक जो मैकेनिज्म है उस प्लांट की, उसमें वो कहीं ना कहीं निहित होना चाहिए। अब मेटाबॉलिक क्रियाओं में क्या है, आपका हरित लवक है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, वो सारी चीजें हैं, भोजन बनना, पानी खींचना, उनमें कहीं ना कहीं वो आवश्यक होना चाहिए, उसका यूज होना चाहिए, तब वो जाके आवश्यक पोषक तत्व कहलाएगा। दोबारा सुनना, पोषक तत्व क्या होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व वे पोषक तत्व जिनकी कमी से पौधा अपना जीवन चक्र पूरा कर ही नहीं सकता या उत्पादन दे ही नहीं सकता, आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। सर्वप्रथम आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में आर्नोन और स्ट्राउट ने 1939 में बताया। उसके बाद उसको पुनः प्रतिपादित किया या मॉडिफाई किया 1954 में आर्नोन ने किया। और उन्होंने क्या कहा कि जो पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व, उसकी कमी के बिना पौधा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, फर्स्ट। सेकंड उन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसके मेटाबॉलिक जो क्रियाएं उनमें निहित होना चाहिए, उपापचयी क्रियाओं में शामिल होना चाहिए। थर्ड उन्होंने कहा कि जिस पोषक तत्व की कमी है वो उसी पोषक तत्व से पूरी होगी, दूसरा पोषक तत्व उसको पूरी नहीं कर पाएगा। 3 चीज उन्होंने कह दी। अब आगे चलते हैं भाई। फिर 16 थे। 17वां पोषक तत्व जो है वो खोजा निकल ने, निकल खोजा गया, Ni, निकल। किसने खोजा, ब्राउन व उसके साथियों ने 1987 में। अब इसमें क्वेश्चन आता है क्या कि 17वां खोजा गया पोषक तत्व है, 17वां खोजा गया पोषक तत्व है निकल। किसने खोजा था, ब्राउन नाम का वैज्ञानिक था, उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने खोजा था। कब खोजा था, 1987 में 17वां पोषक तत्व खोजा गया। फिर आता है अति सूक्ष्म पोषक तत्व, किसे कहते हैं, जो 1 ppm से कम की जरूरत होती है। फिर आते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। अब देखो 4 पोषक तत्व और खोजे निकोलस ने, 4 पोषक तत्व और खोजे निकोलस ने। भाई पहले तो 16 थे, इनको डिलीट कर दूं। पहले 16 पोषक तत्व थे 1939 में आर्नोन और स्ट्राउट। फिर इसी को 1954 में आर्नोन ने प्रतिपादित किया। फिर 1987 में
नया पोषक तत्व आया निकल, किसके द्वारा आया? ब्राउन व उसके साथियों के द्वारा। उसके बाद में 1961 1961 में एक वैज्ञानिक आया निकोलस। कौन आया? निकोलस आया, निकोलस। और उसने क्या कहा कि यार ये तो तब तुमने खोज दिए, पर 4 पोषक तत्व ऐसे हैं, फेनेडियम, सोडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट, ये भी पौधे के लिए कहीं ना कहीं क्या है? जरूरी है। तो उन्होंने कहा यार हमने तो अब जबान कर दी, आवश्यक पोषक तत्वों की 17 होते हैं, इनको मैं जबान चेंज नहीं कर सकता। आर्नोन ने साफ साफ मना कर दिया निकोलस को, भाई तू जा, ठीक है। फिर निकोलस ने कहा यार मैं इतनी मेहनत करके लाया हूँ, मेरा भी नाम आना चाहिए किताब में कहीं ना कहीं। तो इन्होंने कहा चल ठीक है, तेरे वालों को अपन दे देते हैं कार्यगत या फंक्शनल कह देते हैं, कार्यगत पोषक तत्व उनको नाम दिया गया। ऐसे करके टोटल कितने हो गए? देखो 17 + 4 = 21 हो गए, और इन 21 को क्या गया? फंक्शनल मेटाबॉलिक कहा गया, ठीक है। अब देखो 4 कौन कौन से था? वेनेडियम, वेनेडियम किसके लिए महत्वपूर्ण था? सब्जियों के लिए। सोडियम किसके लिए था? चुकंदर वगैरह के लिए। सिलिकॉन किसके लिए था? धान के लिए। कोबाल्ट किसके लिए था? दलहन के लिए, दलहन के लिए। याद रहेगा, वेनेडियम सब्जियां, सोडियम चुकंदर, सिलिकॉन धान, कोबाल्ट दलहन या पल्सेस के लिए। ये ऐसे करके 21 पोषक तत्व हो गए यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। ब्लास्ट न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम को, सिलिका और एल्यूमिनियम को। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी की जो सतह है, सरफेस, उस पर ये जो दोनों है ना वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एमोसाइक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मोलिब्डेनम का जरूरत पड़ता है। कोशिका भित्ति के निर्माण में कैल्शियम का प्रयोग होता है। विटामिन B12 के निर्माण में कोबाल्ट सहायक है। विटामिन B12 का नाम क्या और किस में काम आता है मेरे को कमेंट करो, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की क्लास में मैंने ये साफ साफ पढ़ाया था कि जब हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने ये बहुत प्यार से समझाया था तुम्हें। थक गया यार, धीरे धीरे पढ़ा दूँ? ठीक है, धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। जय श्री राम। ठीक है, दलहनी फसलों में प्रोटीन व तिलहनी फसलों में तेल निर्माण हेतु सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है। दलहनी के अंदर तो प्रोटीन, वैसे प्रोटीन में कैल्शियम का भी काम है, बाकी दलहनी जो है उनमें तो प्रोटीन, दाल वाली में प्रोटीन मिलेगा, और आपकी ऑयल सीड उनमें तेल, उसके लिए कौन है? सल्फर। सिनीग्रीन, सरसों में तेल में जो गंध आती है उसके लिए, मूली में जो आती है गंध उसके लिए भी ये खुशबू के लिए सिनीग्रीन, ठीक है, एस तत्व। आगे देखते हैं। हरित लवक जो है ना आपका क्लोरोफिल, उसमें मैग्नीशियम आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरित लवक के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा है? मोलिब्डेनम आवश्यक है। तेल निर्माण के लिए सल्फर आवश्यक है, और कोशिका भित्ति के लिए कैल्शियम आवश्यक है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि एक हरा पौधा है, उसकी हरी पत्ती है, उसको अगर मैं जला दूंगा, जो उसकी जो राख बचेगी उसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाएगा? तो उसके राख में पोषक तत्व पाया जाएगा भाई Mg, क्योंकि हरित लवक का सबसे मुख्य घटक ही मैग्नीशियम होता है, राइट। आगे देखते हैं पोषक तत्व वाला टॉपिक। H2PO4 व H2PO4-2 की मात्रा 7.2, इसको अपन सीधा सा कहते हैं कि फॉस्फोरस जो है उसकी मात्रा जो है 7.2 pH पे समान हो जाती है दोनों फॉर्म में। जीव द्रव्य के निर्माण में आते हैं CHONPS। एक चीज, हाँ छोड़ो इसको, थोड़ा सा मस्त चीज बताता हूं तुम्हें यहाँ पे। वर्गीकरण देखो, संरचनात्मक पोषक तत्व बोलते हैं, स्ट्रक्चर पोषक तत्व। संरचनात्मक, एक पादप है, ये कोई प्लांट है, इसकी बॉडी का लगभग 95% भाग जो जिससे बना हुआ है उसको बोलते हैं अपन संरचनात्मक। स्ट्रक्चर, जो उसकी स्ट्रक्चर बनी हुई, इसका जो बॉडी मास बना हुआ है, पादप का जो भार है, वेट है, उसका लगभग 95% है ना, वो किससे बना हुआ होता है? C, H और O से। किससे बना होता है? C, H और O, 3 पोषक तत्व है उनसे। और इन तीनों पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? वो स्ट्रक्चर या संरचनात्मक पोषक तत्व। और सबसे मजेदार बात बताऊं, इन पोषक तत्वों को बाहर से देने की जरूरत नहीं है। पौधा एनवायरमेंट से, सोइल से और बाहर के पर्यावरण से अपने आप ले लेता है। कभी आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देने की जरूरत नहीं पड़ती है। संरचनात्मक पोषक तत्व है CHO। कौन कौन से? अरे यार, CHO तीनों है। 90 से 95% भाग इससे बनता है। C से 45, O से 45 और S से 5। ठीक है, 45, 45, 90, 5, 95। तो ये सीधा से समझो, कोई भी प्लांट में हूँ, मेरी बॉडी का लगभग, जैसे मैं प्लांट हूँ ना, तो मेरी बॉडी का लगभग 95% जो बॉडी मास है वो 3 पोषक तत्वों से बना होता है, CHO।
और तीनों क्या है, पौधा अपने आप ऑब्जर्व करता है, देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में आते हैं मुख्य पोषक तत्व, जो 1 ppm से ज़्यादा की जिनको ज़रूरत होती है उनको बोलते हैं मेजर या माइक्रो मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये होते हैं 2 प्रकार के। अब समझना, पहले तो 16 फिर 17वां निकल, फिर 4 और खोज दिए निकोलस ने, वो मैंने बता दिया, 21 हो गए, फंक्शनल उनको नाम दे दिया। फिर अपने पास आया स्ट्रक्चर CHO, जो कि पौधा अपने आप ऑब्जर्व करता है, 95% बॉडी मास बनाते हैं। फिर आता है अपने पास मुख्य पोषक तत्व, जो कि 1 ppm से ज़्यादा की जरूरत होती है। इनको 2 भागों में बांट दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। बोले तो प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक कौन से हैं? NPK, 3 NPK, ये कौन से हैं? प्राथमिक पोषक तत्व। और द्वितीय कौन से हैं? Ca, Mg और S, ये हो गए मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, अब एक बचता सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, अब जितने भी इनको छोड़ के बच गए ना 17 में से, NPK और CMGS। NPK तो हो गए प्राथमिक पोषक तत्व, CAMGS, N यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों हो गए प्राथमिक पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। और CAMGS ये हो गए सेकेंडरी। और जो बच गए ना, कॉपर, ठीक है, और मैग्नीज, ये सारे वो कौन से हो गए? जिंक, वो कौन से हो गए? माइक्रो में आ गए, बच गए जो सारे। यहाँ पे देख लो, प्राथमिक पोषक तत्व NPK, द्वितीय के सेकेंडरी CAMGS, इन 6 को हटा दो, बाकी जो बच गए वो सारे किस में आ गए? सूक्ष्म पोषक तत्वों में आ गए, माइक्रो, माइनर या रेयर या सुप्रेन न्यूट्रेंट में आ गए, जो 1 ppm से कम की जरूरत होती है। फेरस, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन, जिंक और कॉपर। अब देखो, सल्फर तेल निर्माण के लिए, कैल्शियम कोशिका भित्ति निर्माण के लिए, और कौन सा आया था वहाँ पे पीछे कौन सा आया था? CHO, संरचनात्मक पोषक तत्व हो गए। ठीक है, और कौन सा आया था? भूल गया मैं। अब आगे देखो, उर्वरक तत्व जो उर्वरकों से दे सकते हैं, NPK और S। चूना तत्व, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऊर्जा विनियमक, H और O। ऊर्जा संग्रही, NPS, ये छोड़ो, ये वर्गीकरण आपके नहीं दिया हुआ है। आगे चलते हैं, ये दिया हुआ है मृदा में गतिशीलता और अगतिशीलता। मृदा में अगतिशील ऐसे पोषक तत्व, ये पौधा है और आपने यहाँ पे दे दिया तो पौधा ही इनको लेके आई, ये यहाँ तक नहीं आएंगे, उनको बोलते हैं अगतिशील। इनमोबाइल क्या बोलते हैं? अगतिशील या इनमोबाइल। कौन कौन से हैं? 2 ही पोषक तत्व हैं, फॉस्फोरस और जिंक। फॉस्फोरस और जिंक 2 ऐसे पोषक तत्व हैं जो मृदा के अंदर क्या होते हैं? सॉइल के अंदर क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं बेटा। क्या होते हैं? अगतिशील। फिर आते हैं मृदा के अंदर कम गतिशील, जो थोड़े थोड़े गतिशील होते हैं। उसमें है नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम और कॉपर। फिर आते हैं हाईली मोबाइल, बहुत ज़्यादा गतिशील, उसमें आता है नाइट्रोजन, नाइट्रेट। तो नाइट्रोजन जो है ना, वो एक क्वेश्चन आता है, कौन सा पोषक तत्व है जो मृदा के अंदर कम गतिशील और अधिक गतिशील दोनों रूप में पाया जाता है? वो है नाइट्रोजन। फिर देखो, अधिक गतिशील में आएगा नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन और मैग्नीज। ये क्या है? मृदा में अधिक गतिशील है। 2 पोषक तत्व ऐसे हैं जो मृदा के अंदर अगतिशील है, इनमोबाइल है। कौन कौन से? जिंक और फॉस्फोरस। और पौधे के अंदर अगर अगतिशील की बात करूं मैं, इन प्लांट्स के अंदर, पौधे में, ये देखो यहाँ पे, पौधे में गतिशीलता या चलनता, पौधे के अंदर अगतिशील पोषक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम और बोरॉन। याद रखना, मृदा के अंदर अगर अगतिशील पूछे तो जिंक और फॉस्फोरस, और प्लांट्स के अंदर अगर अगतिशील पूछे तो कैल्शियम और बोरॉन। याद रहेगा? ठीक है, समझने की चीज़ें मैं यही समझा देता हूँ। अब देखो, पौधे के अंदर अगतिशील पोषक तत्व अचल, इनमोबाइल, कैल्शियम और बोरॉन। मध्यम जिंक है। कम गतिशील है FeMnCu ये। और सबसे ज़्यादा गतिशील है NPK, Mg और MO। यह है 6 पोषक तत्व। 5 पोषक तत्व ऐसे हैं जो पौधे के अंदर अधिक गतिशील होते हैं। ठीक है, समझ गए? अब देखो, पौधे के अंदर जो अगतिशील पोषक तत्व है ना, कैल्शियम और बोरॉन, ये पौधा है, ये इसका शीर्ष भाग है, ये इसकी नई पत्तियां हैं, ये इसकी मध्यम पत्तियां हैं, और ये इसकी पुरानी पत्तियां हैं। अब जो अगतिशील पोषक तत्व है ना, कैल्शियम और बोरॉन, पौधे के अंदर इनके जो लक्षण दिखेंगे वो शीर्षस्थ कलिका पे दिखेंगे, टॉप डोमिनेंस पे दिखेंगे। ये हो गया पौधा, और इसमें हो गया अगतिशील पोषक तत्व, ये
अगतिशील, अगतिशील कौन सा, कैल्शियम और बोरॉन। और इनके लक्षण कमी के होंगे तो कहाँ दिखेंगे, ऊपर। पौधा अगर सबसे ऊपर टॉप डोमिनेंस पे कोई सिम्टम शो कर रहा है तो वो दो ही पोषक तत्वों के करेगा, कैल्शियम और बोरॉन के, ठीक है। और कैल्शियम और बोरॉन क्या होते हैं, पौधे में अगतिशील होते हैं, इसलिए ऊपर जाके रुक गए वो। और मृदा में अगतिशील की बात करूँ तो जिंक और फॉस्फोरस, राइट। आगे चलते हैं। मध्यम गतिशील जो पुरानी पत्तियों पे दिखाता है, ये बीच की, ना तो नई और ना पुरानी, ये हो गया जिंक, ये है मध्यम गतिशील। अब आता है इसमें नीचे की पत्तियों पर अति गतिशील। ये जो नीचे की पत्तियां हैं इन पे देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एमओ। मैंने यहाँ पे बताया ना अति गतिशील पोषक तत्व जो बहुत ज्यादा मोबाइल होते हैं, अल्ट्रा मोबाइल होते हैं, वो दिखाएंगे नीचे वाली पत्तियों में। अब बच गए कम गतिशील, वो दिखाएंगे नई पत्तियों के ऊपर, ठीक है। जिंक आएगा मध्यम पत्तियों पे, कैल्शियम बोरॉन आएगा ऊपर के टॉप पे। आगे चलते हैं। अब जो पोषक तत्व है ना, एनपीके, सीएमजीएस, किसकी कमी से क्या हो रहा है, कौन सा क्या काम करता है, उसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। वो नोट्स में मैं दे दूंगा, वहां से तुम पढ़ लेना उसको, वहां से तुम पढ़ लेना उस चीज को कि नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण में, पौधे की लंबाई बढ़ाने में, हरा रखने में इनमें जरूरत होता है। नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधा बौना हो जाएगा, नोड्स से उनकी लंबाई छोटी रह जाएगी। एन, फिर आता है पी। पी किस में है, जड़ों के विकास में, ठीक है। पौधे की जड़ों के विकास में, वृद्धि विकास में, इनमें है। और जड़ों का विकास नहीं होगा तो पौधा सूख जाएगा, पीला पड़ जाएगा, वो सारे उसके लक्षण हो गए। फिर आता है पोटेशियम। के क्या काम है, बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पोटेशियम बहुत आवश्यक है। तो वो बात हो गई पोटेशियम की। फिर ऐसे Ca, Mg और S, ऐसे करके पूरे 17 पोषक तत्वों के आपके अधिकता और कमी के लक्षण और सिम्टम्स आपको पढ़ने हैं, उसमें समझाने का ऐसा कुछ है नहीं। आगे आता है जीवांश खादें या कार्बनिक खादें। जीवांश खादें या कार्बनिक खादें, अब दो है। आप खाद और उर्वरक में अंतर, मैन्यूर और फर्टिलाइजर में अंतर कर लेना, अभी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। कान में क्या घुस गया मेरे, पानी घुस गया सुबह, ठीक है। कार्बनिक वह प्रकृति रूप से निर्मित होती है। यहाँ पे होता है खाद क्या होती है, जो कार्बनिक रूप से, कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर होता है और नेचुरल रूप से तैयार होती है, उसको खाद बोलते हैं। उर्वरक किसको बोलते हैं, ये तो देखो नेचुरल टाइप है, ये क्या है, आर्टिफिशियल है, लेब व कल कारखानों में तैयार होती है, कारखानों में तैयार होती है। इसमें रसायनों का, केमिकलों का यूज होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ का यूज होता है। और ये क्या है, प्राकृतिक है बेटा। आगे देखो, पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, वह कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो रहेंगे कम, पर वजन है, ऑर्गेनिक मैटर है वो रहेगा ज्यादा। इनमें ऑर्गेनिक मैटर होता ही नहीं है, न्यूट्रिएंट्स इनमें ठोक ठोक के भरे होते हैं। देखो इसको समझो, न्यूट्रिएंट्स कम। गोबर की खाद है, एक ट्रॉली गोबर डालोगे, गोबर की खाद में एनपीके कितना रहता है, 0.5, 0.25, 0.5, यही है। अब इतना सा नाइट्रोजन मिल रहा है, बाकी खाद कितना डाल दिया, ऑर्गेनिक मैटर कितना डाल दिया। भारी तो खूब है पर न्यूट्रिएंट कम है यार उसमें, मतलब भारी बहुत है, गुण कम है उसमें, और इनमें वो उसका उल्टा हो गया। पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। गोबर गैस की खोज एल देसाई व टीडी विश्वास ने की थी। ये आ गया बायोगैस का संगठन। CH4 या मार्स गैस भी बोलते हैं गोबर गैस को। इसमें 50 से 60% CNG का मुख्य घटक है, CO2 होती है 40% और हाइड्रोजन होती है 5 से 10% और NO जो होता है वो होता है 3 से 4%। ये छोड़ो, अपने काम की नहीं है। अब आता है खादों के प्रकार। एक और अंतर आपको आएगा क्या, बुल्की ऑर्गेनिक और कॉन्सिडेंट ऑर्गेनिक, या कहते हैं इसको स्थूल खादें, बुल्क, स्थूल घनत्व या बुल्क डेंसिटी। तो स्थूल यानी बुल्क और सांद्रित कॉन्सिडेंट, सांद्रित कार्बनिक खादें, इसमें अंतर आएगा। अब क्या कहते हैं, किसको कहते हैं समझना, अब मैं समझा देता हूं प्यार से। स्थूल खादें वो होती है जिसमें सामान तो बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत ज्यादा है, पर जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट है वो रहता है बहुत कम। जैसे कि गोबर की खाद, FYM, कंपोस्ट वगैरह, मल मूत्र, ठीक है, वो सारे क्या है, मात्रा तो बहुत सारी है पर उनमें न्यूट्रिएंट्स जो है ना, चाहिए ना पोषक तत्व पौधे को, वो बहुत कम है। ऑर्गेनिक मैटर अधिक, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम, उनको बोलेंगे स्थूल कार्बनिक खादें। बल्क में बहुत ज्यादा मात्रा में। इधर है सांद्रित कॉन्सिडेंट, बिल्कुल चालाक। इसमें क्या रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर रहेगा कम, न्यूट्रिएंट्स लेवल रहेगा अधिक। जैसे कि खलियां हो गई,
खली जो आती है ना, कुसुम की खली है 7.3% नाइट्रोजन, एक कंपोस्ट है गोबर है, इनमें 1% नाइट्रोजन, इधर 7.3, थोड़ी सी खली डाल दी उसी में बहुत सारा नाइट्रोजन मिल गया। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जिसको पकड़ सकते हैं, वजन भार ऐसा कह लो यहाँ पे। तो इसमें भार तो होएगा कम, वजन में या मात्रा में, भार या मात्रा में कह सकता हूँ, मात्रा में रहेगी कम और पोषक तत्वों में रहेगी अधिक, उनको कहेंगे स्थूल सांद्रित। और ये रहेगी भार और मात्रा तो रहेगी इनकी ठोक ठोक के ट्रॉली भर के लाओ, और इसमें न्यूट्रिएंट मिलेंगे बहुत कम। ठीक है, अब इसको भाषा में देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी। स्थूल कार्बनिक या बुल्क ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है और पोषक तत्व कम होते हैं, कार्बनिक पदार्थ अधिक, पोषक तत्व कम। गोबर की खाद, FIM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। इधर देखो सांद्रित कार्बनिक खादें, कॉन्सिडर्ड हाई या लेटेड मैन्यूर, पोषक तत्व तो होता है अधिक और ऑर्गेनिक मैटर होता है कम, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा, सामान कम। ठीक है, जैसे कि हड्डी का चूर्ण, खली, रक्त चूर्ण इत्यादि। आगे देखते हैं अब स्थूल कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद में पहला ही आता है अपना क्या, गोबर की खाद, या जिसको बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्यूर, फार्म यार्ड मैन्यूर यानी कि FIM या गोबर की खाद। गोबर की खाद से प्रथम वर्ष 33% नाइट्रोजन, 70% फॉस्फोरस और 75% पोटेशियम प्राप्त होता है। अब इसको यहाँ पे समझो, गोबर की खाद में पोषक तत्व, नाइट्रोजन रहता है 0.5%, फॉस्फोरस रहता है 0.25 और पोटेशियम 0.5। तो NPK रेशियो इसमें कितना लिख सकता हूँ मैं, 0.5, 0.25 और 0.5, ये हो गया NPK की मात्रा गोबर की खाद में। अब इतना खाद डाल रहे हैं पर 100 kg पे इतना सा मिल रहा है, तो इसको अपन कह सकते हैं स्थूल, क्या कह सकते हैं, स्थूल कह सकते हैं। ठीक है, अब गोबर की खाद तैयार करने की विधियां, इनमें से क्वेश्चन आता है आपके। पहली है पिट मेथड या गड्ढा विधि, इसमें 3 मीटर लंबा गड्ढा खोदेंगे, 2 मीटर चौड़ा खोदेंगे और 1 मीटर की गहराई है, उसमें गोबर डाल देंगे, कुछ टाइम बाद गल सड़ के तैयार हो जाएगी। गोबर की खाद 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है, क्योंकि अगर ताज़ा गोबर अपन खेत में डाल देंगे ना तो उसमें कुछ खरपतवार ऐसे रह जाएंगे, खरपतवारों का जब प्रकीर्णन पढ़ेंगे ना, वीड का प्रोपगेशन अपन पढ़ेंगे, प्रकीर्णन प्रवर्धन उनका पढ़ेंगे, तो उसमें आता है कि गोबर की खाद जो होती है अगर उसमें सड़े गले नहीं हो अपशिष्ट पौधे, एनिमल है, गाय भैंसे चरने गई, उसने ऐसे कुछ चौलाई वगैरह खा लिया, वो उसके पचा नहीं और गोबर में निकल गया, और अपन ताज़ा गोबर ले जाके खेत में डाल देंगे तो खरपतवार फैल जाएंगे, दीमक लग जाएगी। पर बिल्कुल सड़ा गला गोबर ले जा रहे हैं तो उसमें ना तो दीमक लगेगी ना कुछ वो इम्प्रूव करेगा उसको। ठीक है, तो सड़ा गला गोबर 5 से 6 महीने लग जाते हैं इस विधि से। दूसरी है ट्रेंच विधि या खाई विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंच विधि या खाई विधि FIM तैयार करने की सबसे अच्छी विधि है, और ये दी थी CN आचार्य ने। किसने दी थी? CN आचार्य ने। CN आचार्य का नाम आगे कंपोस्ट विधि में भी आएगा। इसमें क्या करते हैं, 6 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी खाई खोदते हैं, उसमें गोबर छिपा देते हैं, और गोबर जो है ना बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले खेत में मिला देते हैं। बुआई के अपने क्या करते हैं, आज गोबर निकालें, 3 दिन बाद में उस पर प्लाऊ लाऊ करके फिर जोतते हैं, बुआई करते हैं, वो अच्छा नहीं है। 3 से 4 वीक पहले गोबर मिला देना चाहिए। अब आता है बच्चों कंपोस्ट खाद। गोबर की खाद हो गई, अब आता है कंपोस्ट खाद। और पढ़ क्या रहे हैं अपन, स्थूल या बल्क मैन्यूर्स। बल्क मैन्यूर्स जिनमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर तो रहता है ज़्यादा और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू रहती है कम, उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहला पढ़ा गोबर FIM 0.5, 0.25 और 0.5। NPK की मात्रा है, कम मात्रा है, और इसकी सबसे बेस्ट विधि थी ट्रेंच विधि, जो कि दी थी CN आचार्य ने दी। 5 से 6 महीने का टाइम लगता है FIM बनने में, और बुआई के 3 से 4 वीक पहले इसका यूज़ करते हैं, राइट। दूसरी चीज़ आती है अपने पास कंपोस्ट। कंपोस्ट में पोषक तत्व रहते हैं 0.50, 0.15 और 0.75 NPK की मात्रा, ये देख लो यहाँ पे, ये रहता है कंपोस्ट का संगठन। कंपोस्ट, ठीक है। ओ शिट, 1 सेकेंड, बड़े पापा का फ़ोन। चलो क्लास ख़त्म करके करते हैं, ठीक है, दोबारा आएगा तो उठा लेंगे अपन, कुछ अर्जेंट हुआ तो। हाँ, अब आती है कंपोस्ट बनाने की विधियाँ। पहली है बेंगलोरा मेथड या बेंगलोर विधि। ये कंपोस्ट खाद तैयार करने की सर्वोत्तम विधि है, अवायवीय दशा में किया जाता है, और ये किसने दी थी? CN आचार्य ने। ये जो CN आचार्य ने 2 विधियाँ दी है, ट्रेंच विधि वो तो है FIM या गोबर की खाद। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ
नहीं अभी टाइम लगेगा, थोड़ी देर में आना। ठीक ठीक, कहाँ है? हाँ हाँ मिल गया, ठीक है आ जाओ। है ना, बेंगलोरा विधि जो किसने दी थी? CN आचार्य ने दी थी। और वहाँ पे ट्रेंच विधि FIM बनाने की, वो भी CN आचार्य ने दी थी, तो महत्वपूर्ण विधि है। फिर आता है कंपोस्ट बनाने की दूसरी विधि आती है, देख लो यहाँ पे, इंदौर विधि, जो किसने दी थी? ए हावर्ड व यशवंत डी वार्ड, दो वैज्ञानिक थे ये, यशवंत डी वार्ड और ए हावर्ड। यहाँ पे देख लो, यह विधि हावर्ड व यशवंत डी वार्ड ने दी, कौन सी? इंदौर विधि दी। और इसके बाद में नेडेफ विधि कौन सी है? नेडेफ विधि। ये क्या, कौन सी विधियां पढ़ रहे हैं? कंपोस्ट बनाने की। पहली विधि मैंने बताई जो CN आचार्य ने दी, बेंगलोरा मेथड सबसे बेस्ट। उसके बाद में पढ़ा इंदौर विधि जो दी हावर्ड और यशवंत डी वार्ड। उसके बाद में पढ़ा नेडेफ विधि जो दी महाराष्ट्र के नेडेफ काका ने दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये पोषक, अब आता है वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद।